अच्छा लास्ट लेक्चर की बात करते हैं, तो लास्ट लेक्चर में अपना रेंज चल रहा था, क्या चल रहा था, रेंज, है ना। अच्छा रेंज के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की रेंज बताई थी आपको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज कैसे निकलेगी, राइट है। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज के बाद अब आज कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं लास्ट लेक्चर में कुछ बातें बोल के गया था आपको, क्या बोल के गया था कि S4 + C4 क्या होगा, ये मैंने बताया। S6 + C6 क्या होगा, ये बताया। A cos x + B sin x क्या होगा, वो बताया, ठीक है। तो ये चीज बताई, ये चीज बताई, A cos x + B sin x, ये वाली सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, राइट। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे, है ना। अब इस पे क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देखिएगा क्वेश्चन बहुत ढंग से देखिएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x = 4l/1 + l², x = 4l/1 + l², y बराबर दे रखा है 2 - 2l² 1 + l²। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ इसने कि fxy लिखा हुआ है x² - xy + y², ये गिवन है आपको, ठीक। उसने बोला इसकी जो रेंज है वो है a से लेकर b तक, तो आपको होता है कि a + b क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया देखने में तो अच्छा लग रहा है ना। अब मैं सोचना चालू करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो x मुझे दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, मुझे दिख रहा है x ये है। मुझे y दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, मुझे y भी दिख रहा है, श्योर है। तो x मुझे दिख रहा है, y मुझे दिख रहा है, f(x, y) मुझे दिख रहा है। आपसे पूछा है कि रेंज अगर a से b है तो a + b क्या होगा, राइट। तो हमने एक काम करा, सबसे पहले मेरे दिमाग में चल रही है कुछ चीज। क्या चल रही है मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि मैंने एक फॉर्मूला देखा था, 1 - tan² θ / 1 + tan² θ = cos 2θ। ये मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 1 - tan² θ / 1 + tan² θ क्या होता है, cos 2θ आता है। तो ये वाली फीलिंग मुझे आ रही है। क्या आ रही है कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं और L की जगह tan θ रख दूं तो ये cos 2θ बन जाएगा, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, L की जगह tan θ रख दिया, L की जगह tan θ रख दूंगा तो क्या आएगा, 2 × 2l आ जाएगा। तो x बराबर आएगा 2 × 2 tan θ / 1 + tan² θ, यानी x बराबर आएगा 2 sin 2θ। आ गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2l/1 + l², आ गया। तो 2 tan θ / 1 + tan², तो ये आ जाएगा x बराबर 10। अच्छा y बराबर कितना आएगा, 2 × 1 - l² / 1 + l², तो y बराबर आएगा 2 cos 2θ। आ गया। तो अगर मैं l का मान tan θ रखता हूं, भाई tan θ का फीलिंग कैसे आएगी, क्वेश्चन सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में ही आएगा कि सर मुझे कैसे फील आएगा। तो बड़ा फील आएगा ना, इस एक्सप्रेशन को अगर तू लगातार घूरेगा और इस एक्सप्रेशन को लगातार घूरेगा तो तुझे फील आ जाएगा। क्या फील आ जाएगा कि अगर मैं l बराबर tan θ रख दूं, l बराबर क्या रख दूं, tan θ रख दूं, तो ये बन जाएगा x बराबर 2 sin 2θ, y बराबर 2 cos 2θ बन जाएगा। तो ये आ जाएगा। चलिए अब यहाँ रख देते हैं, इस चीज को यहाँ रख देते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास आएगा fxy x² कितना आ गया, 4 sin² 2θ, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 sin 2θ cos 2θ आएगा, प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा 4 cos² θ, कितना आएगा, 4 cos² 2θ। समझ में आ गया मैंने क्या किया है, ठीक है। भाई चीजें बिल्कुल क्लियर रखो, अभी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज और ये चीज मिलकर बन गई 4, है ना, बन गई 4। तो fx, y बराबर आ गया 4 माइनस, ठीक है, 2 sin 2θ, ये आ जाएगा। आगे समझ में श्योर है भाई, मुझे लगता है कोई तकलीफ तो है नहीं यहाँ तक, ठीक। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग में फील कैसे करूंगा, स्टार्टिंग में फील करूंगा इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर लगातार घूरूंगा तो मुझे दिख जाएगा। मुझे क्या दिखेगा कि यार ये चीज जो है कुछ ऐसा दिखा रही है, ठीक है। एक्स आ गया ये, वाई आ गया ये, इसको उठा के रख दीजिए तो ये आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अकेला है। और मैंने बोला था अगर इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधा इनकी डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर लीजिए, ठीक है। तो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक, बस इसको यूज कर लीजिए। ये आ जाएगा 2 से 6 तक, इसका आंसर आएगा 2 से लेकर 6 तक, क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 से लेकर 6 तक। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम से बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएं, राइट। और तो बहुत सारे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन ले लूं मैं, है ना, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है 4 tan x × cos x, ये क्वेश्चन आ गया, इसकी रेंज निकालनी है, आ गई रेंज, ठीक है।
तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 4 tan x को लिखेंगे साइन बाय कॉस इंटू कॉस, तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये कैंसिल कब होगा, जब cos 0 नहीं है। ये कैंसिल कब होगा, जब cos 0 नहीं है। तो y बराबर कितना आ गया, 4 sin x आ गया। भाई cos से cos कैंसिल कब होगा, भाई cos से cos कैंसिल तब होगा जब cos 0 नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, राइट। अब हम ये बोलते हैं कि sin x का मान माइनस x से 1 होता है ना, हम ये बोलते हैं। लेकिन आप चीज समझो, भाई cos 0 कब होता है, cos 0 होता है π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। क्लियर? तो अगर cos 0 नहीं है, इसका मतलब x π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है। क्लियर है? cos 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है, x π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है। और अगर x π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब sin x का जो मान है वो ±1 तो नहीं हो पाएगा। भाई π/2 लूंगा तो sin 91 आता, 3π/2 लेता तो sin 3π/2 -1 आता। पर आप बोल रहे हो कि cos 0 नहीं है, इसका मतलब x का मान ना तो तू π/2 ले सकता है, ना तो 3π/2 ले सकता है, ना तो 5π/2 ले सकता है, ना तो 7π/2 ले सकता है। तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ले नहीं सकता ना तू। और अगर तू ले नहीं सकता, मतलब इसका मतलब जब तू ले नहीं सकता, इसका मतलब साइन का मान ±1 तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ आएगा -1 से 1, यानी आंसर कितना आएगा, -4 से 4 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा, -4 से 4। ठीक है, तो ध्यान रखिए -4 से 4 ओपन आएगा, क्लोज नहीं आएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ आगे सबको, इस तरह से कर सकते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, y बराबर cos ऑफ sin x, इसका रेंज क्या होगा, y बराबर cos ऑफ sin x, इसका रेंज क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया ना, y बराबर cos ऑफ sin x, इसका रेंज क्या होगा, राइट। चलिए, है ना, देखें। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्राफ। ठीक, तो इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं cos ऑफ sin x का। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 तक होगी। हम सब जानते हैं कि sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 तक होगी, ये तो तय है। ठीक है, अच्छा, -1 से लेकर 1 में मैंने cos का ग्राफ बना दिया। -1 से लेकर 1 में मैंने cos का ग्राफ बना लिया। ठीक है, -1 से लेकर और 1 में मैंने किसका ग्राफ बना लिया, cos का ग्राफ बना लिया। सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा फाइनल। -1 से लेकर 1 में मैंने cos का ग्राफ बना लिया, दिख रहा होगा सबको, दिख गया। ठीक है, अच्छा, -1 से 1 में cos का ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, cos 1, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, cos 1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, यहाँ वैल्यू cos 1 आएगी, यहाँ वैल्यू 1, cos 1 आएगी, यहाँ 1 आएगी। क्लियर? तो इसकी रेंज कितनी आ गई, इसकी रेंज आ जाएगी cos 1 से 1, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, cos 1 से 1। ठीक है, भाई मिनिमम से मैक्सिमम होता है ना, यहाँ भी cos 1 है, यहाँ भी cos 1 है, तो cos 1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो रेंज कितनी आ जाएगी, cos 1 से लेकर 1 तक, राइट। चलिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और इसी क्वेश्चन को चेंज करके y बराबर cos ऑफ 2 sin x, इसकी रेंज क्या होगी, ये आ गया। क्लियर है? तो cos 2 sin x है ना, तो 2 sin x कहां से कहां तक होगा, तो 2 sin x हमारे पास होगा -2 से 2। आ गया, तो 2 sin x है ना, तो cos ऑफ -2 से 2 हो जाएगा। श्योर है? ठीक है, यहां तक आने के बाद हम ग्राफ बना देते हैं वापस cos का। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ये cos का ग्राफ है, चला गया cos का ग्राफ। ठीक है, ये पाई होता है, सारी दुनिया जानती है, ये -पाई होता है, सारी दुनिया जानती है। श्योर है? ठीक है, तो ये पाई होगा और ये -पाई होगा, है ना। अब आपका ग्राफ तो -2 से 2 में है ना, -2 से 2, तो भाई ये π/2 होता है बेसिकली, ये π/2 होता है, π/2 होता है 1.57, तो 1.57 के जस्ट कहीं आगे ना 2 होगा, कहीं यहाँ पर होगा 2, तो ये 2 है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट होता है -π/2, क्या होता है, -π/2। अगर ये -π/2 तो -2 कहीं यहाँ होगा। श्योर है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये आ गया, तो ये -2 है, ये +2 है। ओके, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, बन गया ग्राफ, दिख गया आपको ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है? ये ग्राफ बन जाएगा आपको -2 से +2 के बीच में ग्राफ बन रहा होगा, बन गया। तो आप इसकी रेंज बताइए क्या होगी, है ना। इसकी रेंज आ जाएगी cos 2 से लेकर 1 तक, है ना। भाई मिनिमम वैल्यू cos 2 है, मिनिमम वैल्यू cos 2 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है ना। तो मिनिमम वैल्यू cos 2 है, इन दोनों पर चाहे -2 पे निकालो चाहे +2 पे निकालो, सेम ही आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। ठीक, तो रेंज कितनी आ गई, cos 2 से 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, y बराबर cos ऑफ 3 sin x, इसका रेंज क्या होगा।
ओके, y बराबर cos ऑफ 3 sin x, इसका रेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए cos ऑफ 3 sin x है ना, तो 3 sin x तो माइनस 3 से 3 होगा, तय है। फिर 2 sin x माइनस 2 से 2 होता है, 3 sin x माइनस 3 से 3 होता है, हो गया। अच्छा, ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो वापस मैंने cos का ग्राफ बना लिया। चलिए, ये वापस मैंने cos का ग्राफ बनाया, चलिए बना लिया। ठीक है, ये मैंने cos का ग्राफ बना लिया, है ना। अच्छा, -3 से 3 में बात कर रहा हूं मैं, -3 से 3 में, तो ये पॉइंट होगा 3 और ये पॉइंट होगा -3, है ना। ये 3 होगा और ये -3 होगा। ओके, तो ये 3 होगा और ये -3 होगा, ये ग्राफ से जाएगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। समझना आगे ग्राफ कैसे गया, दिख गया होगा। ठीक है, आगे ग्राफ। अच्छा, वापस एक चीज समझने की है भाई, ये क्या होगा, 3 पर वैल्यू क्या होगी, cos 3 होगी। 3 पर वैल्यू क्या होगी, cos 3 होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी cos 3 और सेम वैल्यू यहाँ पर होगी -3 से लेकर cos 3। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, cos 3 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। तो रेंज कितनी आ गई, रेंज आएगी बेटा cos 3 से 1। रेंज कितनी आएगी, cos 3 से 1। ओके, तो रेंज कितनी आ जाएगी, cos 3 से 1। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं cos 3 sin x की जगह cos 4 sin x कर दूं, अगर मैं cos 3 sin x की जगह cos 4 sin x कर दूं तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो cos 3 sin x की जगह अगर मैंने cos 4 sin x कर दिया तो ये बनेगा cos ऑफ -4 से लेकर 4 तक। आ गया। चलिए ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लिया अपन ने, ये ग्राफ बना लिया अपन ने, ये ओके, ये आ जाएगा, है ना। ये अपने पास पाई है और ये माइनस पाई है, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, है ना। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे जाएगा, चला गया, ये 4 आ गया, ये -4 आ गया, आ गया। तो आपको दिख गया होगा कि अब ग्राफ जो है ना, जैसे ऊपर जा रहा है वापस, मतलब -1 पर मिनिमम आने के बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वैल्यू बढ़ रही है वापस। ठीक है, क्लियर। तो फाइनल जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा भाई, यहां से लेकर यहां तक जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, है ना, ये आपको जो ग्राफ दिख रहा होगा, है ना, ये आपको जो ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप देखें, ये ग्राफ यूं जाके यूं जा रहा है वापस। ठीक है, दिख रहा है। तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, +1। ठीक है, तो ये ग्राफ यूं जाके यूं जा रहा है, तो ये मिनिमम -1 है प्लस मैक्सिमम +1 है। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, रेंज आएगी -1 से 1। और मैं आपको बता दूं, cos 4 sin x हो, 5 sin x हो, 6 sin x, सब कुछ भी बना लो आप, 4 sin x, 5 sin x, 6 sin x, 7 sin x, सबकी रेंज अगर हम लेंगे तो सबकी रेंज -1 से 1 ही आएगी। क्लियर। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। मुझे लगता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में किसी तरह की कोई तकलीफ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में कोई बच्चे को तकलीफ आने वाली है नहीं, आप लोग कर लेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पर। जैसे ये क्वेश्चन आया mod sin x प्लस mod cos x, इसकी रेंज क्या होगी, है ना। y इक्वल्स टू mod sin x प्लस mod cos x, इसकी रेंज क्या होगी, क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना चाहिए, है ना, इसकी रेंज निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसकी रेंज निकालनी है ना। एक तरीका तो ये है कि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो अगर आप 0 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप π/4 पे निकालेंगे तो π/4 पे इसकी वैल्यू √2 आएगी। रख के देख लीजिएगा, π/4 पे 1/√2 प्लस 1/√2 √2 आएगी। π/2 पे निकालेंगे तो वापस 1 आएगी, यानी ग्राफ ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो 0 पर वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, π/2 पे वैल्यू 1 आएगी और π/4 पर √2 आएगी। आगे क्लियर है। अब आप देखेंगे, आप रख के देखना, कोई भी वैल्यू आप रख के देखना। आप अगर रख के देखेंगे तो बार बार पता है क्या होगा, वापस सेम चीज, बिल्कुल सेम ग्राफ दोबारा रिपीट हो जाएगा पाई तक, फिर सेम ग्राफ फिर रिपीट हो जाएगा 3π/2 तक। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो बार बार रिपीट होना चालू हो जाएगा। ओके, हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा नहीं ना अभी, हमने आवर्ती फलन पढ़ा नहीं है। जब हम आवर्ती फलन पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इसका आवर्तकाल π/2 होता है, यानी हर π/2 के बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो अभी मैं आवर्ती फलन की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया कि 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, π/4 पे √2 आएगी, π/2 पे वापस 1 आएगी और ये बार बार रिपीट करेगा। क्लियर है, दिख गया। तो इस ग्राफ को आपको दिख गया होगा कि इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है,
इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। तो उसका जो पैसा आएगा 1 से √2 आएगा, पैसा आएगा 1 से √2 आएगा। आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या है, आप इसका स्क्वायर कर लो। क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, ठीक। अच्छा पहली बात ये तो तय है कि ये पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, शुरू में लिख लेना, ये तो तय है कि y पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। हो गया, अब स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, ठीक। अच्छा वर्क करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 1 + 2 mod sin x mod cos x। आ गया, ठीक है। पहली बात तो तय है कि y पॉजिटिव होगा ही होगा, फिर वर्क कर लिया तो ये आ जाएगा। आ गया, यहां तक आने के बाद वाई स्क्वायर बराबर आ गया 1 + mod sin 2x। आ गया। अच्छा वर्क करने वाली आ गया। वापस हम बार बार एक ही बात बोलते हैं भाई, जब सिंगल फंक्शन है तो क्या दिक्कत है, ये कि अकेला ही है ना, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज कर लो। तो mod sin x की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। क्लियर है, mod sin x की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 होती है, लिख लीजिए आप। तो mod sin 2x की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है, और अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है तो 1 + 0 से 1, 1 + 0 से 1 कितना हो जाएगा, 1 + 0 से 1 आ जाएगा 1 से 2, ठीक है। 1 + 0 से 1 ये हो जाएगा 1 से 2। आ गया, 1 + 0 से 1 हो जाएगा 1 से 2। आ गया, तो वाई स्क्वायर का मान कहां से कहां तक आ रहा है, 1 से लेकर 2 तक आ रहा है। ओके, तो y का मान कहां से कहां तक आएगा, -√2 से -1, ओके, और +1 से √2 ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वाई स्क्वायर का मान 1 से 2 आ रहा है, तो ये इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट मैंने लिखना सिखाया था, लिख लेंगे। अच्छा हमने शुरू में ही बोल दिया था कि y पॉजिटिव है, कैसा है y पॉजिटिव है, ठीक। अगर शुरू में मैंने बोल दिया कि y पॉजिटिव है, इसका मतलब y नेगेटिव हो नहीं सकता, और y नेगेटिव नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 से √2। कितना आंसर आएगा, 1 से √2, 1 से √2 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा, 1 से √2। क्लियर है, आगे बढ़े और देखते हैं नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। 2 mod sin x - 3 mod cos x, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सेम मैं इनकी बात करूं है ना, तो उसका ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा, कोई तकलीफ है नहीं इस तरह की, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचता हूँ, मतलब मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं सारे एक लाइन में सॉल्व होंगे, सारे एक लाइन में। पहले आप सोचिए कि ये इसकी रेंज निकालनी है अपन को, क्या निकालनी है, रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोचिए ये मिनिमम कब होगा, भाई मिनिमम क्या होगा, भाई a - b। आप सोचो a - b मिनिमम कब होगा, भाई पहले सोच तो लें कि ये कब मिनिमम होगा। भाई a - b मिनिमम तब होगा जब ये चीज मिनिमम हो और ये चीज मैक्सिमम, ठीक है। यार मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे को 100 रुपए मेरे पास थे, तो मिनिमम कब होंगे, जब सारे खर्च हो जाएं, 0 हो जाएं, सब लूट लिया आपने, 100 रुपए खत्म, दैट्स ऑल। तो a - b जो है, मेरे से पूछा जाए कि a - b जो होगा वो a - b की अगर मुझे रेंज निकालनी है तो a - b मिनिमम कब मिलेगा, a - b मिनिमम तब मिलेगा जब ये चीज जो शुरुआत में थी वो तो बिल्कुल मिनिमम हो और ये वाली चीज मैक्सिमम हो, ठीक है। तो घटने वाली चीज अगर मैक्सिमम होगी तो अपने आप रिजल्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्लियर है, तो चलिए, तो सबसे पहले सोचिए ऐसा कौन सा पॉइंट है, भाई आपको पता है कि mod sin x जो होता है वो 0 से 1 होता है, और mod cos x जो होता है वो भी 0 से 1 होता है। क्लियर है, तो ये चीज मिनिमम कब आएगी, ये चीज मिनिमम तब आएगी जब ये मिनिमम हो और उसी टाइम पर ये मैक्सिमम। रिपीट, ये चीज मिनिमम कब आएगी, जब ये चीज मिनिमम हो और उसी टाइम पर ये मैक्सिमम हो, यानी π/2 पर। किस पर, π/2 पर। क्लियर, x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 पर ये चीज, सॉरी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये चीज मिनिमम होगी, उसी टाइम पर ये चीज मैक्सिमम होगी। तो बताइए y मिनिमम कितना आएगा, y मिनिमम आ गया बेटा 2 - 3, सॉरी 0 - 3, कितना आएगा, -3। क्लियर, समझ में आ गया, श्योर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा समझ लो। ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो और उसी टाइम पर ये मैक्सिमम हो, यानी ये 0 हो और उसी टाइम पर ये 1 हो। 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, है ना, किसी पर भी ले सकते थे आप, ठीक। अब आता है मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम तब आएगा जब ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो। यार मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं खर्च ही नहीं कर रहा ना, खर्चा 0 है मेरा, तो 100 के 100 रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे। तो कोई चीज मैक्सिमम कब रहेगी, जब घटने वाली चीज मिनिमम हो। घटने वाली मतलब खर्चा होने वाली चीज मिनिमम हो। क्लियर है, तो मुझे मैक्सिमम कब मिलेगा, मुझे मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये मैक्सिमम हो
और उसी टाइम पर ये मिनिमम है, यानी जिस टाइम पर ये 1 हो उस टाइम पर ये 0 हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है? π/2। कौन सा पॉइंट है? π/2। तो π/2 पर ये चीज मैक्सिमम है, ये चीज मिनिमम है, यानी कितना होगा? -1। ठीक है, समझ में आ गया? 2 - 3 2 - 0 कितना आएगा? 2। तो बताओ रेंज कितनी आ गई? तो रेंज आ गई बेटा -3 से 2। क्लियर? इसका आंसर है। कुछ लोग ग्राफ से भी करा देते हैं, तो आप ग्राफ से भी कर लो, कोई तकलीफ नहीं है ना। आप दोनों का ग्राफ बना लो, है ना। अगर आप चाहें तो उसको ग्राफ से बना सकते हैं। 2 mod sin x का ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसका ग्राफ है? 2 mod sin x। ये 2 mod sin x का ग्राफ है, ठीक है। और एक इसका ग्राफ है -3 mod cos x। किसका ग्राफ है? -3 mod cos x। ठीक है, देखना आप अच्छे से। -3 mod cos x। मैं पता है किसका ग्राफ बना रहा हूँ? ये 2 mod sin x का बना रहा हूँ, फिर ऐसे बना रहा हूँ, प्लस -3 mod cos x का ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, ये बन जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? बन गया। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये किसका ग्राफ है? ऊपर वाला ये ग्राफ है 2 mod sin x का, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है -3 mod cos x का। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेते हैं। कर लें? तो आप देख लो मिनिमम कब होगा, है ना। मिनिमम कब होगा? मैंने बताया था आपको मिनिमम कब होगा। आप इधर देखिए, मिनिमम तब होगा जब ये चीज जिस टाइम पर ये मिनिमम हो उसी टाइम पर ये मैक्सिमम हो, ठीक है ना। क्लियर है? नेगेटिव में हो, राइट। इधर आ जाइए, तो देखिए अब 0 पर, ये 0 पर कितना है? 0। ये 0 पर कितना है? 0। और ये कितना है? -3। तो 0 पर ये 0 है, ये -3 है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -3। इससे कम नहीं आ सकती इस वैल्यू, इससे कम आएगी नहीं किसी भी केस में, ठीक है। तो ये 0 है और ये -3 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? -3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? -3। मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम तब आएगा जब ये बड़ा हो और ये छोटा हो। मैक्सिमम कब आएगा? जब ये बड़ा हो और ये छोटा हो। क्लियर है? तो 2 और 0 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आ गया। और देखिए मैं आपको सही बताऊं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं तो दिमाग लगाता ही नहीं हूं। मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन लिख दो, मैं तो डायरेक्ट रेंज लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा? छोटे से बड़ा, खत्म। दिमाग मत लगाओ। इस टाइप का दुनिया में जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही करने हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया 3 mod sin x -4 mod cos x, जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने। क्या लिखोगे? डायरेक्ट आंसर आएगा -4 से 3, बस। छोटे से बड़ा, दैट्स ऑल। कोई भी उठा लो आप, सब जगह एप्लीकेबल है, दैट्स ऑल, सीधा। क्लियर है? कर लोगे? माइनस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कौन से वाले में? माइनस वाले में। और बढ़ते हैं हम आगे, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन क्या है? f(x) बराबर √sin πx/2 √sin πx/2 प्लस √16 - x² प्लस √x प्लस log 2 x इंटू x - 2। क्या आ जाएगा? क्लियर है? ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक। आपने मुझसे पूछा इसका प्रांत क्या होगा, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपने पूछा है इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। मैं आपको बताऊं ना, ऐसे क्वेश्चन जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना और आपसे रेंज पूछ ले, तो पहले प्रांत निकाल लेना, अदरवाइज फंस जाओगे आप। सीधा रेंज निकालने की कोशिश करोगे तो मर जाएंगे अपन। पहले अपन ऐसा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालते हैं? प्रांत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रांत निकाल लेते हैं, तो इसका तो क्या होगा? रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? >= 0, यानी ये आ गया -4 से 4। कितना आ गया? -4 से 4, ठीक है। इसमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं। चलिए इधर आ जाइए। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? >= 0, तो ये आ गया 0 से अनंत। आ गया? इधर आ जाइए। है लॉग के साथ कुछ भी हो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये आएगा -अनंत से 0 और यूनियन 2 से अनंत। आ गया? यहाँ तकलीफ नहीं है। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? लॉग को देखा तो क्या ख्याल आया? इधर आ जाइए, ठीक है। ये चीज आ गई साइन πx/2 > 0। आ गई?
अच्छा, ये बात तो तय है कि जो भी मुझे बात करनी है ना, जो भी बात मुझे करनी है, क्योंकि ये 0 से अनंत बोल रहा है, ये 0 से अनंत बोल रहा है, ये 4 तक बोल रहा है, यानी 0 से 4 के बीच में करूं तो ज्यादा अच्छा है, 4 के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो बात करनी है वो 0 से 4 में करनी है। तो ठीक है सर, कर लेते हैं। तो सर ये बताइए साइन पॉजिटिव कब होता है? बहुत आसान है। साइन पॉजिटिव कब होता है बेटा? 0 से पाई में होता है। और कब होता है बेटा? 2 पाई से, सॉरी, साइन पॉजिटिव कब होता है? 2 पाई से 3 पाई में होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो साइन पॉजिटिव कब होता है, यानी ये चीज पॉजिटिव कब होगी? तो ये चीज पॉजिटिव होगी बेटा, एक तो 0 से पाई में होगी और एक 2 पाई से 3 पाई में होगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब पाई बटा 2 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो? पाई बटा 2 से भाग दे दो, तो ये 0 से 2 हो गया, ठीक है, और ये 4 से 6 हो गया। आगे क्यों नहीं गया मैं? क्या करूंगा जाके? आगे की दुनिया मेरे काम की नहीं है ना। मेरी दुनिया जो है वो 0 से 4 के बीच में ही देखना था मुझे। आगे की दुनिया का मेरे को कोई फायदा नहीं है। क्लियर? चलो सबका क्या लेंगे? कॉमन, कॉमन, कॉमन और कॉमन। ओके, चलिए आ जाते हैं, कॉमन लेना चालू करते हैं। देखिए इन दोनों का कॉमन तो मुझे समझ में आता है 0 से 4, है ना, इन दोनों का कॉमन समझ में आता है 0 से 4। ओके, ये कह रहा है कि भाई ये वाला पोर्शन तो काम का ही नहीं है ना, 2 से अनंत। अब ये कह रहा है 2 से अनंत, ठीक है, तो इसका इसके साथ कॉमन लूंगा, इसका और इसका कॉमन लूंगा, तो कितना आएगा? 2 से 4। बिल्कुल ठीक है सर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन लिया, 0 से 4 आया, बिल्कुल ठीक। फिर इसका इसके साथ कॉमन लिया तो 2 से 4 आया। तो अब हमें 2 से 4 में बात करनी है। इधर आ जाइए, 2 से 4 में, है ना। देखिए 2 से 4 में बात करनी है तो ये काम का नहीं है। 2 से 4 में बात करनी है, 2 से 4 में 4 पर क्लोज है, यहाँ पर भी 4 पे क्लोज है। क्लियर? तो सबका कॉमन निकालेंगे तो पता है प्रांत क्या है? ओनली 4। यानी मेरे प्रांत में केवल और केवल 4 आएगा। और मेरे प्रांत में अगर केवल और केवल 4 आएगा तो परिसर में यानी रेंज में मैं केवल और केवल सिर्फ 4 रखूंगा। क्या रखूंगा? 4 रखूंगा, क्योंकि चूंकि इसका प्रांत में केवल एक ही अवयव है। ये कौन सा फलन है? पॉइंट फंक्शन। इसके अवयव प्रांत में केवल एक ही अवयव है 4, तो केवल 4 रख दीजिए। रख दूं 4? आओ 4 रखें, 4 रख देते हैं। यहाँ 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो बनेगा साइन 2 पाई। साइन 2 पाई कितना होता है? 0। 16 माइनस 16 0। 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2। 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2। इधर रख दीजिए 4, इधर रखेंगे 4 तो कितना आएगा? 3। 2 + 3 5, यानी आंसर कितना आएगा? 5। क्लियर? तो प्रांत में केवल एक ही बिंदु आएगा 4 और परिसर में केवल एक ही बिंदु आएगा 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए ट्रिग्नोमेट्री पर। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, उसको कैसे डील करना है, ये आपको आ जाना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन पर। जैसे एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, है ना। एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन, है ना, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल पर आधारित प्रश्न। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया y बराबर 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1, इसकी रेंज निकालिए। बिल्कुल ठीक है सर, है ना। तो मेरे को रेंज निकालनी, तो मेरे को कुछ ज्यादा फीलिंग तो आनी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे लिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले काम करते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 की पावर x का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा है सर, लिख ले 2 की पावर x का स्क्वायर। अब आगे क्या करें सर? आगे क्या करते हैं, है ना, इसमें काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1। पूर्ण वर्ग बनाना आता होगा सबको? पूर्ण वर्ग बनाना आता होगा ना? नहीं आता तो सिखा देता हूँ एक बार, है ना। एक बार सीख लो आप कैसे बनाते हैं, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर की जगह तो लिखना x, एक्स स्क्वायर की जगह तो क्या लिखना? x लिख लोगे। एक्स स्क्वायर की जगह तो लिखना x, फिर क्या करना? x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? x लिख लेंगे और x के गुणांक का आधा कर देना, ठीक है। आ गया ये, फिर माइनस 1/4, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एक्स स्क्वायर की जगह x, x के गुणांक का आधा करके स्क्वायर कर दो और यहाँ से 1/4 आएगा उसे घटा देना। वही चीज मैंने यहाँ करी, कर लिया। यहाँ तक आने के बाद क्या बन जाएगा? ये चीज बन गई 2 की पावर x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। आ गया? ओके। मैंने आपको पहले बोला था सिंगल फंक्शन है 2 की पावर x, तो बाउंड्री कंडीशन लगाओ डायरेक्ट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 की पावर x के अलावा कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में, सब कांस्टेंट है, तो सीधा 2 की पावर x यूज कर लो। भाई 2 की पावर x की रेंज क्या होती है? 0 से अनंत। 2 की पावर x की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से अनंत। एक्सपोनेंशियल का भी नेगेटिव नहीं होता, दुनिया का कोई भी एक्सपोनेंशियल का भी नेगेटिव नहीं होता। तो 0 से अनंत प्लस हाफ, 0 से अनंत प्लस हाफ, ठीक है। 0 से अनंत प्लस हाफ, तो हाफ से अनंत का स्क्वायर प्लस 3/4। क्लियर है? 0 से अनंत, 2 की पावर x क्या होता है? 0 से अनंत। 0 से अनंत में हाफ जोड़ोगे तो हाफ से अनंत का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/4। हाफ से अनंत का स्क्वायर कितना होगा?
हाफ से अनंत का स्क्वायर होगा बेटा 1/4 से अनंत प्लस 3/4। ठीक है, हाफ से अनंत का स्क्वायर क्या होगा 1/4 से अनंत प्लस 3/4। स्क्वायर ऐड कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1 से अनंत। दैट्स ऑल। भाई 2 की पावर x सिंगल है ना, डायरेक्ट रख दो 2 की पावर x की जगह 0 से अनंत, कहां तकलीफ आ रही है। तो 0 से अनंत प्लस हाफ से अनंत का स्क्वायर 1/4 से अनंत प्लस 3/4, सीधा आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन ये होता y बराबर महत्तम पूर्णांक, y बराबर महत्तम पूर्णांक, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये GIF है। क्या ये GIF है? क्लियर है? आपने मुझसे पूछा इसकी रेंज निकाल दो सर, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, काम तो वही करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो सर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, एक काम करो, महत्तम पूर्णांक को फिलहाल भूल जाओ, महत्तम पूर्णांक को भूल जाते हैं, इस पर फोकस करते हैं। कैसे फोकस करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। बिल्कुल लिख लिया सर, आगे बताइए। इसको लिखेंगे 3 की पावर x का स्क्वायर, बिल्कुल लिख लेंगे। अब आगे बताओ क्या करना है बेटा, यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, इसको लिखेंगे 3 की पावर x माइनस हाफ का स्क्वायर, लिख लेंगे ऐसा। कोई तकलीफ? भाई कोई तकलीफ नहीं है, पूर्णवर्ग बनाना सिखाया ना बेटा अभी। -1/4 + 1, सब कुछ सेम चल रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है। क्लियर है? आ गया? ठीक, ये आ जाएगा सेम, फिर वापस 0 से अनंत आएगा, 0 से अनंत माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये आएगा 3/4 आ जाएगा। अच्छा, 0 से अनंत में से अगर आप माइनस हाफ घटाओगे तो ये आएगा माइनस हाफ से अनंत का स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, अच्छा, अब कोई नंबर दुनिया में नेगेटिव है मान ले, है ना, कोई नंबर दुनिया में नेगेटिव है, जैसे कोई नंबर माइनस हाफ से अनंत है, तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर तो कहाँ से चालू होगा भाई, स्क्वायर तो 0 से चालू होगा। भाई आज मैं बोलूँ कि मेरा x माइनस हाफ से लेकर 2 तक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा x माइनस हाफ से 2 तक है तो x स्क्वायर कहाँ से चालू होगा भाई, 0 से चालू होगा। x स्क्वायर कहाँ से चालू होगा, 0 से चालू होगा। तो बहुत छोटी सी बात है, तो x स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। अब यहाँ पर आ जाइए, बच्चा क्या करता है, जब यहाँ पर लिखता है माइनस हाफ से अनंत, बिल्कुल ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर कहाँ से चालू होगा, 0 से चालू होगा बेटा। तो 0 से अनंत प्लस 3/4, यानी आएगा 3/4 से अनंत। आ गया? क्लियर है? श्योर, कहीं भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से देख लीजिए। ये चीज लिखी, बिल्कुल ठीक है, फिर ये चीज लिखी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। फिर 3 की पावर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से अनंत, उसमें से हाफ घटा दिया तो ये आएगा माइनस हाफ से अनंत। आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से अनंत। ओके, नेगेटिव से अगर आप स्क्वायर पे जाओगे तो ये 0 से अनंत हो गया प्लस 3/4। श्योर, आ जाएगा। अब इसका महत्तम पूर्णांक निकालिए, क्या निकालिए, महत्तम पूर्णांक। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन था इसका महत्तम पूर्णांक, यानी इस चीज का महत्तम पूर्णांक निकालना है आपको, 3/4 से अनंत का महत्तम पूर्णांक। क्लियर? अब 3/4 से अनंत में क्या होगा, 3/4 से लेकर 1 तक, 3/4 से लेकर 1 तक जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। GIF 3/4 से लेकर 1 तक जितनी संख्या होंगी उनका 0 होगा। फिर 1 से 2 में 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे आंसर आएगा। तो उसका आंसर क्या आएगा, होल नंबर। कितना आंसर आ जाएगा, होल नंबर। श्योर? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर है। क्लियर? आंसर क्या आएगा, ओनली 0, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इस तरह से आपका आंसर चलेगा। ओके, और देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, y बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस मॉड x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर मॉड x। ठीक, आपको इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो ठीक है, चलिए मॉड वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमने मॉड वाले क्वेश्चंस देखे भी नहीं, इस तरह क्वेश्चंस कैसे करेंगे, है ना। तो मॉड वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ओके आ जाइए। अब यहाँ पर आपको मॉड x नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा, मॉड x। कोई तकलीफ नहीं है, जब भी आप मॉड x को देखें तो 2 केस बनाने हैं आपको। कौन कौन से 2 केस, जो ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। कौन से 2 केस पढ़ाए जा चुके हैं बेटा, 2 केस बताए गए थे आपको कि मॉड x बराबर x होगा जब x पॉजिटिव है और माइनस x होगा जब x नेगेटिव है। बिल्कुल सही है सर, आपने पढ़ाया तो था। अब आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक। तो सर आगे बढ़ लेते हैं, कैसे बढ़ेंगे। जब x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव होगा, 0 यहां लगाओ, 0 यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पर, ठीक है, इक्वल मतलब, है ना। अच्छा, x नेगेटिव है तो उसको हटाकर क्या लिखूंगा, माइनस x। तो क्या बनेगा, y बराबर e की पावर x, मॉड x को हटाकर क्या लिखूंगा, माइनस x। मॉड x को हटाकर क्या लिखूंगा, माइनस x, और माइनस x और माइनस प्लस x। तो y बराबर 0 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर x लेस देन 0 है,
अगर x लेस देन 0 है तो इसको हटाकर लिखूंगा -x, ठीक है, लिख दूंगा, ये 0 आ जाएगा श्योर। आ गया, यानी लेस देन 0 से लेस देन 0 इक्वल टू लगाना चाहे तो मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ इक्वल टू लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। लेस देन 0 पे जितने भी नंबर हैं सब पर वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब आ जाइए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर जहां जहां मॉड x आ रहा है उसको हटाकर लिखेंगे +x, जहां जहां मॉड x आ रहा है उसको हटा के लिखेंगे +x। क्लियर, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं, ये बटा ये 1/2 माइनस ये बटा ये करेंगे तो 1/2 e की पावर -2x। बिल्कुल ठीक है सर, कहीं कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है सर, कहाँ तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। भाई आपने करा क्या, भाई आपने सिंपल सी बात है, जब x पॉजिटिव होगा तो e की पावर x प्लस e की पावर x 2 e की पावर x होगा, e की पावर x माइनस e की पावर -x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए 1/2 माइनस 1/2 ही आ जाएगा। अब वापस सिंगल फंक्शन है, सिंगल है तो मुझे तकलीफ नहीं है, अकेला ही है जिंदगी में, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर e की पावर -2x अगर आप, ये होता है बेटा, बिल्कुल ठीक है सर, यही होता है, बिल्कुल ठीक। तो सर आप तो 0 पर बात करो ना सर, 0 पर बात करो सर आप, 0 पर, बिल्कुल ठीक है, बात कर ली सर आपके सामने कि 0 या 0 से बड़े पर, है ना, 0 या 0 से बड़े पर ये ग्राफ है इसका, ये e की पावर -2x का ग्राफ है, बिल्कुल ठीक है सर। अब 0 से बड़े पर अगर ये ग्राफ है तो इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर कितनी है वैल्यू 1 है, ओके। यहां किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। यहां पर वैल्यू कितनी है 1 और यहां पर वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। तो लिख दूं हाफ माइनस हाफ, बिल्कुल ठीक है। और इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 से और 1 पर क्लोज लगाया है। 1 पर क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चले थे। किसी भी तरह की तकलीफ समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े हैं, चलिए आगे बढ़ जा रहा हूं, हाफ माइनस 0 से हाफ, बिल्कुल ठीक है सर, हाफ माइनस 0 से हाफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं, ओके आगे बढ़ जाते हैं। हाफ माइनस 0 हाफ आएगा, हाफ माइनस 0 हाफ आएगा, और हाफ माइनस हाफ 0 आएगा। तो हाफ माइनस 0 हाफ, हाफ ये आ जाएगा, आपकी रेंज आएगी 0 से हाफ। कितनी आएगी रेंज, 0 से हाफ, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ है, एक बार और समझ ले, 2 केस मुझे बनाने थे। जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x को हटाकर, जहां भी x नेगेटिव होगा तो मॉड x को हटाकर क्या लिखूंगा, -x, क्या लिखूंगा, -x। तो ये बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर x, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x लेस देन 0 कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, सब पर 0 ही आएगा। अच्छा ग्रेटर देन 0 पर क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 पर मैंने मॉड x को हटाकर क्या लिखा, x लिखा, e की पावर x माइनस e की पावर -x, ठीक है। नीचे क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर x 2 e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं, ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये, बिल्कुल ठीक है सर। फिर ये सिंगल फंक्शन है ना यार, सिंगल फंक्शन है तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कर लेंगे ना डायरेक्ट, तो सीधा सॉल्व कर लिया। कैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मुझे इसकी वैल्यू दिख रही है, ये ग्राफ था, इसका ग्राफ जा रहा है 0 से 1, 0 से 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ, ये 0 लाइन है 0 से 1 की तरफ, यानी इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में मूव कर रही है। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में मूव कर रही है। हाफ को अंदर ले जा बेटा, 0 से हाफ, हाफ में से घटाता जा, हाफ माइनस 0 हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा। तो रेंज आएगी इसकी 0 से हाफ, कितनी आएगी, 0 से हाफ। क्लियर, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन की रेंज निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन की जो रेंज आएगी वो 0 से हाफ आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन आप घर से करेंगे अपने, कौन सा क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस e की पावर मॉड x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर मॉड x, इसकी मुझे रेंज निकाल के दीजिएगा। ओके कर लाएंगे सब, है ना। अच्छा केस कैसे बनाना है, सेम एक पहला केस कैसे बनाओगे भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर तो मॉड x को हटाकर x लिख दोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मॉड x को हटाकर x को लिख ही दोगे। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 2 e की पावर x, तो y बराबर 0 आ गया। कोई तकलीफ नहीं है, पक्का नहीं है सर। अच्छा x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा ये बताइए, अगर x लेस देन 0 होगा तो मॉड x को हटाकर क्या लिखोगे, -x, तो y बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर -x, e की पावर x प्लस e की पावर -x। आ गया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। यहां तक आने के बाद अब क्या करेंगे, है ना, एक रूल होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, कंपोनेंटो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात, a अपॉन b
अगर c अपॉन डी के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा c प्लस बी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर? a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा c प्लस बी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर है? तो यहां पर ये रूल लगा रहा हूं मैं, यहां पर ये रूल लगा रहा हूं। क्या लिखेंगे? y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन बराबर बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। क्लियर है? समझ में आ गया क्या करना है? आपने क्या करना है, यहाँ पर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लगा दिया, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। श्योर? ये चीज कट गई इससे, ये चीज कट गई इससे, कट गई। तो y प्लस वन अपॉन, है ना, अच्छा ऊपर आएगा 2e की पावर x, नीचे आएगा माइनस 2e की पावर माइनस x, ये कट जाएगा, है ना। अच्छा ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करा मैंने भाई, सिंपल। किस्मत है हमारी, थोड़ी किस्मत कह लो खराब थी। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या सीधा हो गया, अब यहाँ पर थोड़ी सी किस्मत खराब है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना भाई, y अपॉन वन लिख लिया, योगांत अनुपात लगा लिया, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा। क्लियर है? इस माइनस को उधर ले जाओ, इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा, ये बराबर आएगा e की पावर 2x। बिल्कुल ठीक है सर। अब आगे बताइए क्या करना है। यहां तक आने के बाद, यहां तक आने के बाद यहां से x आपका कैसा था इस वाले केस में? x नेगेटिव है आपका, इक्वल टू लगा लेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं। x नेगेटिव है, x नेगेटिव तो ग्राफ कैसे जाएगा? e की पावर 2x का ग्राफ ये जाएगा, है ना। x नेगेटिव पे e की पावर 2x का ग्राफ ये जाएगा। ओके, चला गया। चलिए आपका ग्राफ कहां से कहां तक है? ये टच मत कराना वन को, लेस देन 0 ले रहा हूं मैं, इक्वल टू 0 में उधर ले चुका हूं इसलिए मैं लेस देन 0 ले रहा हूं। ठीक है? क्या ये वन लाइन को टच करेगा? नहीं करेगा। इक्वल टू 0 नहीं लिया है मैंने, तो 0 से 1, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 0 से 1 लाइन को किसको अप्रोच कर रही है? 0 से 1। ठीक है? किसको अप्रोच कर रही है? 0 से 1 लिख दूं। तो चूंकि x नेगेटिव है तो e की पावर 2x किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, यानी ये चीज 0 से 1 के बीच में होगी। क्लियर? इसको सॉल्व करना आपको सिखा रखा है, आप सारे बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा -1 से 0। तो सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा -1 से 0। ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आएगा -1 से 0। कर लेंगे। तो e की पावर x टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सिखा दिए। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आया 1/3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर 10 माइनस x, इसकी रेंज निकालनी है। आ गया? 1/3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर 10 माइनस x, इसकी रेंज निकालनी है। बिल्कुल ठीक है। अब जब हम 11th क्लास में थे, जब हम 11th क्लास में थे तो वहां पर एक चीज पढ़ाई जाती थी AM/GM। अगर a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं तो उनका समांतर माध्य, यानी AM होगा a प्लस बी बाई 2, उसका GM होगा √AB। AM का मतलब समांतर माध्य, GM का मतलब गुणोत्तर माध्य। हम जब 11th क्लास में थे तो हमें समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य AM और GM पढ़ाया जाता है कि अगर दो संख्याएं पॉजिटिव है तो उसका AM ये होता है और GM ये होता है। और हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। श्योर है? ओके, ये फंडा लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लें, ये फंडा लगा लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 1/3 की पावर x लिख लेते हैं, इसको 1/3 की पावर 10 अपॉन 1/3 की पावर x लिख लेते हैं। लिख लिया सर? कोई तकलीफ नहीं है? बस। तो ये तो मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया, हो गया। तो ये मेरा a और ये मेरा b है। क्या आएगा? a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना। a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू √AB, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √AB। ओके, करना आ गया? क्या करना है? ठीक है भाई, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू √AB। उधर चला जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 2/3 की पावर 5। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो। एक हिंट दे दिया मैंने कि AM/GM लगा सकते हैं बेटा, तो AM/GM का एक आइडिया तुझे रहना चाहिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से रेंज में हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए हैं, सब तरह के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैंने आपको लीनियर की रेंज निकालना सिखाया, रेखीय की, क्वाड्रेटिक की, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की, है ना। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की रेंज निकालना सिखाया, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने फंडा आपको सिखाया। फिर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल की रेंज निकालना सिखाया। एक्सपोनेंशियल के बाद एक टाइप और जो मैं मानता हूँ वो ये है, √a² - x²
टाइप जो है वो भी देख लीजिए आप। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप में क्या करना है, तो क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसकी जो रेंज आएगी वो आती है 0 से। इसकी रेंज कितनी आती है, 0 से। आपको लग रहा हो कैसे आई, बहुत आसान है, वर्क कर लो दोनों तरफ, क्या कर लो, वर्क कर लो, आ जाएगा। कैसे करेंगे, वर्क कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं कैसे आया, तो वर्क कर लीजिएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अच्छा यहां तक आने के बाद एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये चीज डिफाइंड कब होगी, ये चीज डिफाइंड होगी जब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से y आएगा माइनस ए से, आ गया। अब कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस ये कहता है बेटा ये रूट है, कॉमन सेंस क्या कहता है, ये रूट है बेटा, ठीक है। रूट के बाहर कुछ भी आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दुनिया में रूट के बाहर कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, दुनिया में रूट के बाहर कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तय है ये तो भाई माइनस ए से ए है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, तो भाई कहां से कहां तक होगा, 0 से ए होगा बेटा, क्लियर। तो अगर आप याद कर सकते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा है तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से। अब फायदा क्या हुआ, फायदा हो गया ना। जैसे मान लो कल को मेरे पास एक क्वेश्चन आया, y इक्वल टू 3 साइन अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो क्यों दिमाग लगा रहा हूं मैं, मुझे जरूरत ही नहीं दिमाग लगाने की, क्योंकि मैं जानता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से होती है, ठीक है। मैं जानता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी होती है, 0 से ए होती है, ठीक है। तो मैं जानता हूं उसकी रेंज होती है 0 से ए, 0 से ए कौन है, ए, ये ए स्क्वायर है, तो ए कितना हुआ पाई बाय 4, ठीक है। तो y बराबर आ गया 3 साइन 0 0 और 1 बाय रूट 2, साइन 0 0 साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0 से लेकर 3 बाय रूट 2। इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हैं, कर लेंगे सब, ओके। और देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन ये आया, y बराबर 10 अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया। इसकी रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, आ गया। चलो इसकी रेंज निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसकी रेंज पता है, बिल्कुल पता है सर, क्या है रेंज, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज होती है 0 से, कितनी होती है, 0 से। तो इसकी रेंज डायरेक्ट लिख लेना भाई, क्या होगी इसकी रेंज, इसकी रेंज होगी 0 से ए, ये मतलब पाई बाय 3। आप 10 को अंदर ले जाए, तो 10 0 0 और 10 पाई बाय 3 रूट 3, ठीक है। 10 0 0 10 पाई बाय 3 रूट 3, तो आंसर कितना आएगा, 0 से रूट 3, कितना आंसर आएगा, 0 से रूट 3, समझ आ गया। आंसर आएगा 0 से लेकर रूट 3 तक, श्योर, चल आ गया। तो ये हमारे पास रेंज वाले क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम चलते हैं इक्वल फलन, इक्वल फंक्शंस पर, इक्वल फंक्शंस पे यानी तुल्य फलन पर। किस पे चलते हैं, इक्वल फंक्शंस पर, चलिए। अच्छा दो फंक्शंस इक्वल कब होंगे, दो फलन f व g इक्वल फंक्शंस होंगे, है ना। दो फलन भाई f और g इक्वल कब होंगे, पहली बात fx का प्रांत बराबर gx का प्रांत हो, fx का प्रांत बराबर gx का प्रांत हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, fx का परिसर बराबर gx का परिसर हो, ओके। तो पहली बात पता है क्या है, पहली बात होगी कि fx का प्रांत gx के प्रांत के बराबर होगा, मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात होगी fx का परिसर जो है वो gx के परिसर के बराबर होगा, वो भी ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि ये यार इक्वल का क्या मतलब है, इक्वल का मतलब हर चीज इक्वल होनी चाहिए भाई। हर चीज इक्वल होने का मतलब है कि हर पॉइंट पर जो उनके डोमेन में है, डोमेन में स्थित हर पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है, fx बराबर होना चाहिए gx के प्रत्येक x जो कि प्रांत का सदस्य है, प्रत्येक x जो कि प्रांत का सदस्य है। इस पॉइंट में मैं तब आऊंगा जब ये दोनों पूरे हो चुके होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है प्रांत दोनों के बराबर होंगे तभी मैं आगे बात करूंगा। तो अगर दोनों के प्रांत बराबर हैं और मैं आगे बढ़ूं तो प्रांत के हर बिंदु पर दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो इसका मतलब वो तुल्य फलन है, क्लियर। तीन शर्तें हो गई, प्रांत बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, परिसर बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रांत के हर बिंदु पर दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए।
अगर ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे इक्वल फंक्शन, और नहीं है तो फिर उसे बोलेंगे हम नॉट इक्वल फंक्शन। क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल फंक्शन, राइट। चलिए, अच्छा, इक्वल फंक्शन की एक बात और मैंने फील करी है। पता है क्या फील करा है मैंने? ये फील करा है इक्वल फंक्शंस में कि इक्वल फंक्शन के क्वेश्चन दूर से देखा ना, वो कहते ना, दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल सुखा रही थी, है ना, और पास जाके देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी। सुना होगा ना तुमने, क्लियर? तो यहाँ पर पता है क्या, दूर से देखा, दूर से देखोगे जैसे लगेगा यार ये तो इक्वल ही है। जितने क्वेश्चन आप इक्वल फंक्शंस के देखेंगे तो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा इक्वल है, लेकिन जब आप उसको चेक करोगे, सच्चाई जानोगे, तब पता चलेगा कि भैया लग रहा था इक्वल लेकिन एक्चुअल में इक्वल नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। मैंने फंक्शन ले लिया ln x स्क्वायर और gx मैंने ले लिया 2ln x ले लिया, ठीक है। मैंने फंक्शन ले लिया r प्लस से लेकर r में, ये वाला भी ले लिया, ये मतलब फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। अब आपने मुझसे पूछा बताओ सर इक्वल है कि नहीं है, तो आपको लगेगा अरे क्या सर पूरी 11th क्लास निकाल दी हमने। तो हमने पूरी 11th क्लास में किया ही क्या था, ln x स्क्वायर बराबर होता है 2ln x। तूने किया था लेकिन गलत किया था ना। सच्चाई अब देख क्या होगी, कि काम करते हैं इसका प्राण निकाल लेते हैं। इसका प्राण क्या होगा भाई, लॉग को देखा तो क्या ख्याल आया, ग्रेटर देन 0। लॉग को देखा तो क्या ख्याल आया, ग्रेटर देन 0। आ गया, देखो ठीक। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा 0 को छोड़कर, यानी इसका प्रांत होगा r0। समझ आ गया? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा बेटा 0 को छोड़कर, इसका प्रांत होगा r0। कितना होगा? r0। क्लियर है? तो सर, और इसका क्या होगा, इसका होगा r प्लस, इसका होगा r प्लस। क्लियर है? इसका r0 है, इसका r प्लस है, दोनों बराबर नहीं है। इसका r0 है, इसका r प्लस है, दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये फंक्शंस कहते हैं अनइक्वल फंक्शंस है, ठीक। तो देखने में लग रहा था कि इक्वल होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के प्रांत ही बराबर नहीं है। इसका प्रांत है 0 को छोड़कर बाकी सब ले सकते हैं, ये कह रहा है कि 0 के आगे ले पाओगे, 0 के पीछे चल ही नहीं पाओगे, तो इक्वल फंक्शंस नहीं है। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई कमी नहीं एग्जाम्पल्स की। इक्वल फंक्शन में दुनिया भरी पड़ी है, और लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आया √x इंटू x माइनस 1 आ गया। अच्छा gx बराबर क्या आया, gx बराबर आ गया √x इंटू x माइनस 1। ओके, अरे सर ये क्या लिख दिया सर आपने, ये तो इक्वल ही होता है सर। अब देख तो सही भाई, अब तो देख तो सही, खेल देख। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राण। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस अनंत से 0 यूनियन 1 से अनंत आ गया, ठीक है भाई। आप 2 पॉइंट लोगे ये बन जाएगा, इधर आ जाइए। इधर क्या होगा, रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब 2 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले का प्रांत, दूसरे का प्रांत, और लास्ट में कॉमन। क्लियर है? तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी क्या आएगा, 1 से अनंत। क्लियर? तो देखने पे तो लग रहा था अरे ये तो इक्वल ही होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, नहीं है ना यार। अब इसका प्रांत देखो, इसका प्रांत ये है, और यहाँ क्या 2 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका प्रांत दोनों का कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और चूंकि दिख रहा होगा दोनों के प्रांत बराबर नहीं है, और चूंकि दोनों के प्रांत बराबर नहीं है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि f का डोमेन और g का डोमेन बराबर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, अनइक्वल फंक्शंस। क्या आएगा, अनइक्वल फंक्शन। और देखिए, ठीक है, जैसे मेरे पास आया fx बराबर x अपॉन x और gx बराबर आ गया 1 आ गया। चलिए, आपने मुझसे पूछा बताइए इक्वल है कि नहीं है, तो ठीक है देखना चालू करते हैं। fx बराबर x अपॉन x है और gx बराबर 1 है, श्योर। तो बच्चे को लगा यार एक काम करते हैं ना सर, x काट देते हैं। ऐसे कैसे काट देगा भाई, x से कैसे काट देगा, पहले प्रांत तो निकाल ले। प्रांत निकालने के बाद काट सकता है तुम्हें, प्रांत निकालने से पहले नहीं काट सकता, ठीक है। तो सब प्रांत क्या होगा, तो बेटा प्रांत सिखाया था ना, प्रांत क्या होता है, हर 0 नहीं हो सकता, हर 0 नहीं हो सकता, तो उसका प्रांत हो गया r0। हर 0 नहीं हो सकता, इसका प्रांत हो गया r0, ठीक है। और यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, तो इसका प्रांत हो गया r, इसका प्रांत हो गया r0, इसका प्रांत हो गया r, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या आएगा, अनइक्वल फंक्शंस। क्लियर है? दोनों कैसा आएगा, अनइक्वल फंक्शन, श्योर। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा बोथ फंक्शंस आर अनइक्वल, राइट। चलिए और लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जाम्पल की कोई हमारे पास कमी नहीं है सच। fx बराबर x
और जी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो पहली बात तो वैसे ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है आपको, पहली बार में पता चल गया होगा कि एफ एक्स बराबर तो एक्स हो गया, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर पता है क्या होता है, मॉड एक्स होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर पता है क्या होता है, मॉड एक्स होता है। समझ आ गया, क्लियर। तो वैसे दिख रहा है, तो आपको ये तो दिख गया होगा कि दोनों के प्रांत बराबर हैं, प्रांत दोनों के आ रहे हैं, प्रांत में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर परिसर की बात करूं, किसकी बात करूं, परिसर की, तो देखिए ये तो रेखा है, कौन सी रेखा, ये वाली रेखा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका परिसर कितना है, इसका परिसर है बेटा आर। तो सर इसका बेटा ये तो मॉड एक्स है, मॉड एक्स का परिसर क्या होता है, 0 से अनंत, तो परिसर इसका 0 से अनंत है, क्लियर। तो इसका परिसर आर है, उसका परिसर 0 से अनंत है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, ठीक है। हम यहां से बोलेंगे कि रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ जी, यानी इक्वल है कि अनइक्वल है, अनइक्वल फंक्शन है। कैसे फंक्शंस है, अनइक्वल फंक्शंस है, ठीक है। तो दीज फंक्शंस आर अनइक्वल फंक्शंस। आगे समझ में, और लीजिए एग्जांपल्स, है ना। मैं ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं जो देखने में ऐसा लगेगा कि इक्वल हैं, और बाद में पता चलता है अरे तो खेल हो गया भाई। इधर आ जाइए, ये आ गया एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर 1/cosec x। अब आपको लगेगा यार क्या बकवास है यार, cosec x तो होता है 1/sin x। तो सर एक काम करो ना, सर एक काम कर लेते हैं सर कि cosec x को सर 1/sin x लिख दो। जब cosec x को 1/sin x लिख देंगे तो ये भी sin x हो जाएगा सर, ये भी sin x हो जाएगा। बात तो सही कही तूने, लेकिन ऐसे कैसे लिखते हैं, पहले प्रांत तो निकाल लें। तो चलिए इसका प्रांत निकालते हैं। तो हमने इसका प्रांत निकाला, और इसका जो प्रांत आएगा बेटा sin x का वो r होता है। बिल्कुल ठीक है, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, एग्रीड। पर ये तो 1/cosec x है, ठीक। तो जहां cosec x परिभाषित नहीं होगा, जिस बिंदु पर cosec x परिभाषित नहीं होगा वो तो प्रांत में आना नहीं है। तो इसका प्रांत कितना था, याद करो, इसका प्रांत पता है क्या था, इसका प्रांत है r - n पाई। क्लियर है, क्योंकि जहां ये चीज परिभाषित नहीं होगी वहां पर ये चीज परिभाषित नहीं होगी, और ये कब परिभाषित नहीं है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, तो वहां पर ये चीज परिभाषित नहीं होगी। तो चूंकि दोनों के प्रांत अलग अलग हैं, चूंकि दोनों के प्रांत अलग अलग हैं, डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, तो ये अनइक्वल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, अनइक्वल फंक्शन है, राइट। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, सपोज मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं और एक काम करता हूं, एफ एक्स को लिख देता हूं cosec x और जी एक्स को लिख देता हूं 1/sin x। ओके, अब मैंने आपसे पूछा बताओ यार इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है, देख लेते हैं। अब बताइए प्रांत क्या होगा, प्रांत तो सर प्रांत इसका तो हमें पता ही है, r - n पाई होगा। ओके ठीक है, ओके। इसका डोमेन क्या होगा, sin x 0 नहीं हो सकता, x n पाई नहीं हो सकता, यानी r - n पाई। इसका प्रांत भी r - n पाई है, इसका प्रांत भी r - n पाई है, यानी ये बात तो तय है कि दोनों के डोमेन बराबर हैं। और जब डोमेन बराबर हैं तो 1/sin x को मैं cosec x लिख सकता हूं। अब तकलीफ नहीं है लिखने में, तो ये चीज cosec x थी और इस चीज को अब मैं cosec x लिख लूंगा, ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, fx मेरा cosec x है ही, और अब मैं gx को भी क्या लिख सकता हूँ, cosec x लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के प्रांत बराबर हैं। क्लियर। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, अब ये इक्वल फंक्शन है, क्योंकि हर पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, परिसर सेम आएगा, सब कुछ सेम है, तो ये इक्वल फंक्शन है। क्लियर है। चलो ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन मेरे पास आएगा fx बराबर log ex और gx मेरे पास आया 1/log xe। आ गया, ठीक है, ये fx आ गया, gx आ गया। अब आप सर ये बताइए क्या करना है, क्या है, वापस इक्वल देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल के लिए शर्त क्या थी, इक्वल के लिए पहले प्रांत देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रांत, ठीक है। तो लॉग के साथ पहली शर्त क्या होती है, प्रांत x पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बस और कोई शर्त लगेगी नहीं, इसका तो प्रांत यही होगा, और कोई शर्त लगेगी नहीं, इसका प्रांत हो गया 0 से अनंत, और कोई शर्त लगेगी नहीं। बताओ कौन सी शर्त लगेगी, कोई शर्त नहीं लगेगी। भाई लॉग के साथ कुछ भी हो, पॉजिटिव होना चाहिए, ये लीजिए, इसका प्रांत आ गया 0 से अनंत यानी r प्लस। अब इधर आ जाइए, अब इसकी दुकान पे जा रहे हैं। जब मैं इसकी दुकान पे गया, ठीक है,
देखने में जब हम लॉग पढ़ते थे 11th क्लास में तो ये चीज और ये चीज हम बराबर लिखते आए हैं, बिल्कुल लिखिए, लेकिन लफड़ा था ना वहाँ पे। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ आधार में है x, है ना, बेस में है। पहली बात x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? x पॉजिटिव होना पड़ेगा और x 1 नहीं होना, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। x तो पॉजिटिव होना चाहिए और x 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रांत क्या हुआ? इसका प्रांत हुआ 0 से अनंत एक्सक्लूडिंग 1। क्लियर? तो दोनों फर्क समझ में आ गया। इसका प्रांत अलग है, इसका प्रांत अलग है, क्योंकि इसके प्रांत में 1 नहीं आ रहा, अब 1 आ रहा है, इसके प्रांत में 1 आ ही नहीं सकता। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो दोनों के प्रांत बराबर नहीं है, और पहले वाले का डोमेन अगर दूसरे वाले के डोमेन के बराबर नहीं है तो कैसा फंक्शन है ये? अनइक्वल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? अनइक्वल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएगी। ओके, अगर मैं इसको उल्टा लिख लूँ, इसको लिख लूँ log x e और gx बराबर लिख लूँ 1/log ex, अब क्या होगा? करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका प्रांत निकाल लेते हैं, आप इसका प्रांत निकाल लो, है ना। मैं इसका प्रांत निकाल लेता हूँ। इसका प्रांत क्या होगा भाई? आधार 0 से बड़ा होना चाहिए और आधार 1 नहीं होना चाहिए, और कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं है सर इसके अलावा। तो प्रांत क्या होगा? आधार 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रांत हो गया 0 से अनंत एक्सक्लूडिंग 1। बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाओ, अब तो उधर आ जाओ, इधर वाले पर आ जाते हैं। इधर वाले में क्या होगा? इधर वाले में बात कर लेते हैं। इधर वाले में देखा यार, एक तो x है ना, x पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। लॉग डिफाइन कैसे होगा? x पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, x 1 नहीं हो सकता। सर ये क्या कह रहे हो आप, x 1 नहीं हो सकता? बेटा बोला था ना, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। x का मान 1 नहीं हो सकता बेटा, यानी x 1 नहीं हो सकता। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन दोनों के प्रांत बराबर है, ठीक है। और जब दोनों के प्रांत बराबर हैं तो ये चीज और ये चीज अपने आप बराबर हो गई, इसको ऊपर ले जाएंगे वापस तो सेम बन जाएगा। क्लियर है? चूंकि दोनों के डोमेन बराबर हो गए हैं तो अब ये चीज और ये चीज मैं एक साथ सेम ही लिख सकता हूं। हम लिखते हैं नो डाउट, इसको भी हम ये लिखते हैं और हम gx को भी अब ये लिख सकते हैं। अब तकलीफ नहीं है, प्रांत बराबर आने के बाद तो सब सेम ही आने वाला है। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है ये? इक्वल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इक्वल फंक्शन है, राइट। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ना इक्वल फंक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दिख रही है ना, ये चीज आपको दिख रही है। ये फंक्शन कैसा आया था हमारा? ये फंक्शन हमारा है ना, ये आ जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करा दिए हैं आपको, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ, है ना, ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जैसे ये है f(x) बराबर sec² x माइनस tan²x, ओके, और gx बराबर sin²x/2 प्लस cos²x/2, है ना। ठीक, किस प्रांत में और या अपन बोल सकते हैं x के किस अंतराल के लिए, x के किस अंतराल के लिए दोनों फलन इक्वल होंगे। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि x के किस अंतराल के लिए दोनों फलन इक्वल होंगे। चलिए एक काम करते हैं, कैसे पता चलेगा कि दोनों फलन इक्वल होंगे? सोच लेते हैं। दुनिया में क्या है, बच्चों को लगता है कि यार सर ये बताइए sec² x माइनस tan² x तो 1 ही होता है। बिल्कुल ठीक है, मान लिया भैया होता है, मान लिया, बिल्कुल ठीक, तो कहीं भी गलत नहीं है। और सर sin² प्लस cos² भी 1 होता है, बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ भी तो बड़ा गलत नहीं है, दोनों जगह तो सही है। लेकिन गड़बड़ हो गई ना बेटा, गड़बड़ ये हो गई कि जब तूने f(x) बराबर sec² x माइनस tan² x लिखा तो बेटा इसका जो प्रांत है ना, प्रांत, इसका प्रांत पता क्या है? r माइनस 2n प्लस 1 π/2, क्योंकि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 10 डिफाइंड ही नहीं है, अनंत की तरफ जा रहा है। क्लियर है? तो π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 इसके प्रांत भी नहीं है। तो बच्चा क्या करता है, सीधा देखता है और sec² x माइनस tan² x तो 1 होता है। अरे पहले प्रांत तो देख ले, इसका प्रांत ये है। जबकि तेरा जो gx है ना, जबकि जो तेरा gx है, gx, वो gx का जो प्रांत है बेटा वो कितना है? r है। ठीक, तो इसका प्रांत ये है और इसका प्रांत ये है, तो फिर तकलीफ, अरे प्रांत ही बराबर नहीं है। जब प्रांत ही बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये अनइक्वल फंक्शन है। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन में मैंने नया क्या ऐड किया है? मैंने नया ये ऐड किया है कि सर ये अनइक्वल है, एग्रीड हूं मैं। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। कब? जब हम
दोनों का प्रांत सेम कर दें। अगर मैं इन दोनों का प्रांत सेम कर दूं तो बात फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है। तो तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि अगर मैं इन दोनों के प्रांत बराबर कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। प्रांत बराबर करने का मतलब इस प्रांत का और इस प्रांत का क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ऐसा प्रांत जो दोनों के लिए है। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन ले लूं तो जो प्रांत आएगा उस प्रांत में दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहला क्वेश्चन, क्या fx और gx इक्वल फंक्शन है? मेरा जवाब है नहीं, fx और gx इक्वल फंक्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या fx और gx इक्वल हो सकते हैं? यस, fx और gx इक्वल हो सकते हैं अगर दोनों के प्रांत का कॉमन ले लिया जाए। क्लियर है? तो हम यहां पर बोल सकते हैं fx व gx इक्वल होंगे यदि प्रांत क्या ले लिया जाए? डोमेन ऑफ f बराबर डोमेन ऑफ g बराबर क्या ले लिया जाए? r माइनस 2n+1 π/2 ले लिया जाए। अगर मैंने ये प्रांत ले लिया दोनों के लिए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि प्रांत बराबर होने के बाद इन दोनों की वैल्यू आएगी 1। क्वेश्चन दोनों दो क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। पहला क्वेश्चन, क्या ये इक्वल है? आंसर है नहीं। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इन दोनों के प्रांत अलग अलग हैं। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? हाँ बेटा हो सकते हैं। सर कब होंगे इक्वल? बेटा ये इक्वल हो सकते हैं अगर ये प्रांत ये कर दिया जाए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं कैलकुलस अप्रोच। तो लिखिए रेंज निकालने की है ना, डिफरेंशिएशन अप्रोच। रेंज निकालने की डिफरेंशिएशन अप्रोच, कैलकुलस मेथड बोलते हैं इसे। रेंज निकालने की डिफरेंशिएशन अप्रोच है ना। डिफरेंशिएशन अप्रोच से अगर मुझे रेंज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, ये y बराबर √x - 1 प्लस √5 - x। ओके, ये क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा है इसकी रेंज निकालो, है ना। अब रेंज निकालने की डिफरेंशिएशन अप्रोच है भाई, ठीक है। सर मुझे कैसे फील आएगा? सर इसकी रेंज निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन यूज करनी है। देखो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आने लग जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जब हम आगे जाएंगे चैप्टर्स में तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन अप्रोच इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू फाइंड द रेंज। बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव अप्रोच है रेंज निकालने की। तो आपको दिखेगा जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका प्रांत निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? प्रांत। तो रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ≥1। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ये देखिए, तो प्रांत आया 1 से 5। आगे ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने इस टाइप के देखे हैं उसमें मैंने जनरली फील किया है, जैसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें क्या करते हैं, प्रांत आ जाएगा आपका। फिर प्रांत आने के बाद 1 और 5 का मध्य बिंदु निकाल लो। 1 और 5 का मध्य बिंदु कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ओके, मैं डिफरेंशिएशन अप्रोच पे जा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन देखा उसमें क्या होता है, प्रांत निकाल लोगे आप। प्रांत निकालने के बाद ये जो पॉइंट आएंगे उनका मध्य बिंदु निकालना। तो मध्य बिंदु क्या आएगा? 1 और 5 का 3 आ जाएगा। तो आप क्या करना, एक तो 1 पर वैल्यू निकालना, एक 5 पर निकालना और एक 3 पर निकालना, बस। ओके, ये मैंने बाय ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन अप्रोच पे तो जाऊंगा नो डाउट, अभी जा ही रहा हूँ। क्लियर है? तो बाय ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, प्रांत निकालोगे तो प्रांत के जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन पे तो निकालना ही है। और 1 और 5 का मध्य बिंदु कितना हो गया? 3 पे निकाल देना। ठीक है, तो 1 पर वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। 5 पर वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही आएगी। 3 पर निकालोगे तो √2 आएगी। √2 + √2 2√2 आएगी। ओके, तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 2 से लेकर 2√2 तक। ये सिर्फ बाय ऑब्जर्वेशन है। फिर सर डिफरेंशिएशन मेथड। चलिए, डिफरेंशिएशन मेथड में क्या होगा, डोमेन तो हम निकाल ही चुके हैं। हम f' निकालेंगे और उसे 0 कर देंगे। क्या करेंगे? f' बराबर 0 कर दें, 0 करके x निकालें। f' बराबर 0 करके x निकालें। f' बराबर 0 करके x निकालें। ठीक है, तो आप इसका f' निकाल लीजिए। f' कितना आएगा? 1/2 √x - 1 और 1/2 √5 - x। इसको 0 कर दो आप। जितने भी क्वेश्चन टाइप के हैं सब में ये करो आप, f' 0 करके x निकाल लेना। 0 कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से √x - 1 बराबर आ गया 5 - x, वर्ग कर लेना। तो यहाँ से x बराबर आएगा 3। आना ही था, आ गया। तो स्टेप नंबर 7 में आगे क्या करना है, पहले अपने प्रांत निकाला, बिल्कुल निकाल लिया सर। फिर आप f' 0 कर देना। f' 0 करके आपको पॉइंट आ जाएगा 3। ठीक है, जो पॉइंट मिलेगा वो और जो कॉर्नर वाले पॉइंट है प्रांत के, बस उन्हीं पर वैल्यू निकालनी है हमेशा।
ठीक है, जो पॉइंट मिलेगा वो, और जो कॉर्नर वाले पॉइंट है उन पर वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना पॉइंट वही लेंगे जो प्रांत में होगा। मान लो कल को यहाँ मुझे 6 मिल जाता तो 6 तो मैं ले नहीं सकता ना, 6 मेरे प्रांत में नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यू किस किस पे निकालेंगे, सेम वापस, एक तो 1 पर, एक 3 पर और एक 5 पर। कर लोगे, सेम फंडा है, 2 और 2√2 आपका आंसर आएगा। ठीक, तो ये अप्रोच है डिफरेंशिएशन की, है ना। डिफरेंशिएशन की अप्रोच क्या है, इसको 0 कर लो, f(x) को 0 करके पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट वो आएगा, और जो कॉर्नर वाले पॉइंट है ना डोमेन के, उस पर वैल्यू बात कर लीजिए, है ना। इसमें एक फंडा और होता है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। एक फंडा और है, वो भी आप देख लीजिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। क्लियर, जैसे क्वेश्चन आया ln(x)/x, इसकी रेंज निकालनी है मुझे। क्लियर है, ln(x)/x की रेंज निकालनी है। तो पहले प्रांत निकाल लेते हैं, तो प्रांत क्या आएगा इसका, x>0 आएगा बस। भाई ये चीज डिफाइंड कब होगी, जब x>0 है, और जब x पॉजिटिव होगा तो ये अपने आप डिफाइंड हो जाएगा। तो प्रांत आ गया 0 से 9 आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम f'(x) निकालते हैं। क्या निकालते हैं, f'(x). ठीक है, मैंने f'(x) निकाला, f'(x) निकालूंगा, क्या आएगा, u/v लगा लेते हैं, u/v क्या लगाएंगे, u/v। ठीक है, तो अगर मुझे u/v का निकालना है तो नीचे तो आता है v², तो v को रखते हैं u का अपकलन माइनस u को रखते हैं v का अपकलन, u/v, है ना। v² v को रखेंगे u का माइनस u को रखेंगे v का। क्लियर है, तो आ जाएगा, कर दें इसका अपकलन, तो क्या करेंगे, नीचे आएगा x², आ गया। x को रखेंगे ln(x) का 1/x, x को रखेंगे ln(x) का 1/x माइनस ln(x) को रखेंगे x का 1। रिपीट, x को रखेंगे ln(x) का 1/x माइनस ln(x) को रखेंगे x का 1। ये कट गया, ये आएगा 1 माइनस ln(x)/x²। आ गया, ठीक है। देखो, चाहो तो आप 0 करके काम चला लो, जो पर एक्चुअली पता है पिछले वाले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि जो पिछले वाले क्वेश्चन का जो प्रांत आया था वो 2 फाइनाइट लिमिट्स के बीच में था। पिछले वाले क्वेश्चन का जो प्रांत आया था वो 2 फाइनाइट लिमिट के बीच में था। तो आपने क्या करा, f'(x) 0 करा, पॉइंट निकाला और उसको रख दिया, काम खत्म। लेकिन इस बार जो प्रांत है वो है 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो फिर क्या करें, तो अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रांत चूंकि 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, हम इसका सेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेन डायग्राम, चिन्ह डायग्राम, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ इसको 0 करूंगा, इसको 0 करने पर एक पॉइंट मिलेगा e, इसको 0 करूंगा तो पॉइंट क्या मिलेगा, e माइनस और प्लस। आपको लग रहा होगा सर आपको कैसे पता चला e के आगे माइनस आएगा, तो e से बड़ा कोई भी नंबर लेके देख ले, e² ले ले यार, e से बड़ा कोई भी नंबर लेके देखना, ये वैल्यू 100% नेगेटिव आने वाली है। तो e से बड़ा कुछ भी लेगा नेगेटिव, और e के पीछे जाएगा तो पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ तक आ गया। ये हमने चिन्ह बना लिया, किसका बनाया बेटा, f'(x) का। ठीक है, f'(x) का मैंने सेन डायग्राम बनाया, माइनस से प्लस बना लिया। क्लियर है। आपको ये भी बता दूं कि जहां f'(x) पॉजिटिव होता है फलन वृद्धिमान होता है, और जहां f'(x) नेगेटिव होता है वहां फलन ह्रासमान होता है। अगर f'(x) पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और f'(x) अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है। तो if f'(x) इज पॉजिटिव फंक्शन इज इंक्रीजिंग, f'(x) इज नेगेटिव फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर है। तो e के आगे माइनस है, तो e के आगे माइनस है, तो e से लेकर अनंत में डिक्रीजिंग होगा। 1 e के पीछे पॉजिटिव है, तो 0 से लेकर e में इंक्रीजिंग होगा। ओके, समझ आ गया। तो ग्राफ बना लेते हैं, है ना। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, कैसे बनाऊंगा वो देख लेते हैं। तो 0 से e में इंक्रीजिंग है यानी पॉजिटिव होगा, e से अनंत में डिक्रीजिंग है यानी नेगेटिव होगा। क्लियर। इसमें कुछ चीजों पर वैल्यू निकाल लो। एक तो आप 0 पे देख लो, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आने वाली है, e पे निकाल लो, एक अनंत माइनस पे देख लो। 0 प्लस पे देख लेते हैं, e पर देख लेते हैं, और अनंत माइनस पे देख लेते हैं। e पर वैल्यू आएगी इसकी 1/e, बिल्कुल ठीक। 0 प्लस पर log 0 प्लस, 0 प्लस पे log 0 प्लस, log 0 प्लस होता है माइनस अनंत, 0 प्लस पे log 0 प्लस माइनस अनंत बटा 0। ठीक है, 0 प्लस पर log 0 प्लस माइनस अनंत अपॉन 0 प्लस। ठीक है, अनंत में 0 का भाग दोगे तो अनंत ही आएगा, तो माइनस अनंत बटा 0 कितना होगा, माइनस अनंत। माइनस अनंत बटा 0 कितना होगा, माइनस अनंत। क्लियर है। 0 प्लस पर ये माइनस अनंत को अप्रोच करेगा, और माइनस अनंत में अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग का भाग दूंगा तो माइनस अनंत ही रहेगा।
ये तो कॉमन सेंस है, क्लियर। अब आ जाइए अनंत पर, अनंत पर क्या होगा, है ना। अनंत पर हम देखेंगे तो ये ln अनंत अनंत की तरफ जा रहा होगा, ये भी अनंत की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, ये भी अनंत की तरफ जा रहा होगा, लेकिन ये भी अनंत की तरफ जा रहा होगा, लेकिन ये वाला अनंत छोटा होगा और ये वाला अनंत बड़ा होगा। क्यों होगा? आप बहुत बड़ा नंबर लेके देखो, 200 300 1000 पे वैल्यू निकाल के देखो ना, तो 1000 पे 2000 पे वैल्यू निकाल के देखोगे, इसकी वैल्यू तो 2000 आएगी, इसकी वैल्यू 2000 थोड़ी ना आएगी, इसकी वैल्यू तो कम आएगी। तो अनंत पे क्या होगा, ये छोटा अनंत होगा, ये बड़ा अनंत होगा, क्लियर है। तो अनंत पे छोटा अनंत होगा और ये बड़ा अनंत होगा, तो कितना आ जाएगा, 0। किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को, क्लियर। तो अब पिक्चर मेरे सामने क्लियर है। पिक्चर कैसे क्लियर है? पिक्चर मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है कि ग्राफ कैसे जाने वाला है। तो देखिए ग्राफ कैसे जाने वाला है, देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, 0 E और ये अनंत, क्लियर है। तो 0 से E में ग्राफ बढ़ेगा, 0 से E में ग्राफ बढ़ेगा, है ना। E पर कितनी वैल्यू थी, 1/e, जो भी है E पर वैल्यू जितनी भी थी 1/e, ठीक है। तो 0 से लेकर E में ग्राफ बढ़ा, कैसे बढ़ा समझ में आ गया। 0 प्लस पे कहाँ जा रहा था, माइनस अनंत, कहाँ पे जा रहा था, माइनस अनंत। तो माइनस अनंत से लेकर बढ़ता गया और 1/e तक चला गया। उसके बाद क्या होगा ग्राफ, उसके बाद डिक्रीज करेगा, E से अनंत में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो E से अनंत में ग्राफ डिक्रीज करेगा, ठीक है, E से अनंत में ग्राफ डिक्रीज करेगा, क्लियर है। तो ये ग्राफ डिक्रीज करेगा और अनंत पर जाकर किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, अनंत पर जाकर 0 पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, ओके। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे जब हम मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, एक दिष्टता पढ़ेंगे, तो हम ये चीज़ें बहुत डिटेल में देखेंगे। फिलहाल एक रफ मैंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ कैसे बना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ेगा फिर घटेगा और अनंत पर किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्लियर। तो उस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू दिख गई होगी 1/e और मिनिमम वैल्यू दिख गई होगी माइनस अनंत से 1/e। तो उसकी रेंज कितनी आएगी, माइनस अनंत से 1/e। इसकी रेंज कितनी आएगी, माइनस अनंत से 1/e। ये आपका आंसर है। तो इस फंक्शन की जो रेंज निकल कर आएगी वो आएगी माइनस अनंत से 1/e। अब हम चलेंगे आगे, है ना। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पर, फलनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का वर्गीकरण, है ना। यहाँ पर जो अब पार्ट आ रहा है ना, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम देखने जा रहे हैं। मतलब ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है IIT भी जनरली इस पर अटैक करती है, मेंस भी इस पर अटैक करता है। तो अभी हम जो पार्ट देखने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम कौन सा वाला पार्ट देखने जा रहे हैं, 1 1 many 1, एक एक ही अच्छा था, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले हेडिंग है एक एक ही। एक एक ही मतलब होता है 1 1, इसका नाम 1 1 भी है, इसका नाम इंजेक्टिव भी है। करना गया, ओके। अच्छा, अब एक एक ही का क्या मतलब है, एक तो होता है एक एक ही और एक होता है बहुएकी। बहुएकी का मतलब होता है many 1, many 1 बोल दीजिए, नॉट इंजेक्टिव बोल दीजिए, इंजेक्टिव, ओके। तो एक एक ही मतलब 1 1 और एक एक के दो नाम है, या तो 1 1 बोलो, इंजेक्टिव बोलो, बहुएकी के दो नाम है, many 1 बोलो या नॉट इंजेक्टिव बोलो, ठीक है। अब मैं तो सिर्फ थ्योरी पे जाता हूँ, मैं तो थ्योरी पे थोड़ा सोचना चाहता हूँ, मैं नाम पे जाता हूँ। एक एक की, एक का एक से, एक एक क्या मतलब है, एक का एक से। अगर x की डिफरेंट वैल्यूज का y की डिफरेंट वैल्यूज से कनेक्शन है, मतलब x की डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब है x की अलग अलग वैल्यूज का, मतलब जैसे मेरा एक फंक्शन a से भी जा रहा है, मैं समझा देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। अगर मेरा फलन a से भी जा रहा है, मेरा फलन अगर a से भी जा रहा है, तो a के अलग अलग अवयवों का, a के अलग अलग अवयवों का b के अलग अलग अवयवों से संबंध है। रिपीट कर रहा हूँ, a के अलग अलग अवयवों का b के अलग अलग अवयवों से संबंध है, तो उसे हम एक एक ही फलन कहते हैं। और अगर मैं सीधा साधा देशी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक एक ही मतलब एक का एक से, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग से कनेक्शन है, इसका मतलब एक एक ही है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन a से भी जा रहा है, अगर कोई फंक्शन a से भी जा रहा है, a से भी जा रहा है, और ठीक है, ये फलन x1 है, x2 है, ये x3 है ना। x1 की इमेज बोल देता हूँ y1 है, x2 की इमेज बोल देता हूँ y2 है, x3 की इमेज बोल देता हूँ y3 है, ठीक। तो एक ही की परिभाषा क्या है कि अगर दो लोग अलग अलग हैं, अगर दो लोग अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होंगी। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, एक एक ही मतलब अलग अलग का अलग अलग से, अगर दो लोग अलग अलग हैं तो उनके संबंध भी अलग अलग होंगे, कहने का मतलब ये है, क्लियर, ठीक है। तो अगर x1 और x2 अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होंगी, यानी fx1 और fx2 बराबर नहीं होंगे।
ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि या फिर आप ऐसे बोलिए कि यदि fx1 और fx2 बराबर हैं, यदि आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो लोगों की इमेजेस बराबर हैं, तो दो लोगों की इमेजेस तभी बराबर हो सकती हैं जब x1 बराबर x2 हो। क्लियर? मैं आपको सही बताऊं ना, तो डेफिनेशन से क्वेश्चन होते नहीं है। डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आया हो गया कि अगर अलग अलग आदमी का अलग अलग आदमी से कनेक्शन है, इसका मतलब वो एक ही है। अलग अलग लोगों का अलग अलग लोगों से कनेक्शन है, इसका मतलब वो एक ही है। एक ही का मतलब है कि अगर दो लोग अलग अलग हैं तो उनके संबंध भी अलग अलग हैं। क्लियर? या फिर दो संबंध बराबर हैं, इसका मतलब वो लोग भी बराबर हैं। कहने का मतलब तो ये हुआ। तो ये तो परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा से मेरे को लगता नहीं कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, लिख लेंगे आप लोग। तो यदि एक फलन, लिख लीजिए आप, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है, if a function is defined from a to b, यदि एक फलन a से b में परिभाषित है तथा a के भिन्न भिन्न अवयवों का a के भिन्न भिन्न अवयवों का b के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है, a के भिन्न भिन्न अवयवों का b के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है, तो उसे एकेकी फलन कहते हैं। a के भिन्न भिन्न अवयवों का b के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है, तो उसे एकेकी फलन कहते हैं। a के भिन्न भिन्न अवयवों का b के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है, तो उसे एकेकी फलन कहते हैं। क्लियर है? एकेकी का क्या मतलब वो समझ में आ गया? एकेकी का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर दो लोग अलग अलग हैं, उनकी इमेजेस अलग अलग होंगी, या दो लोगों की इमेजेस बराबर है, इसका मतलब लोग बराबर होंगे। क्लियर? एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अच्छा, अब आता बहुएकीकी। बहुएकीकी भी समझ लेते हैं। बहुएकीकी ये कहता है कि एक फंक्शन ए से भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है सर। ठीक है, अब सर ये बहुएकीकी क्या हुआ? बहुएकीकी बहुतों का एक से, एकेकी एक का एक से, बहुएकीकी बहुतों का एक से, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों का सेम कनेक्शन है। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा लोगों का सेम कनेक्शन है, यानी दो या दो से ज्यादा अवयवों के सेम कनेक्शन है। जैसे मान लो x1 का कनेक्शन भी y1 से है, ठीक है सर, और x2 का कनेक्शन भी y1 से है, तो ये तो बहुएकीकी हो गया ना, क्योंकि x1 की इमेज भी y1 है और x2 की इमेज भी y1 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यदि दो लोग बराबर नहीं हैं लेकिन उनकी इमेजेस बराबर हैं। क्लियर है? दो लोग बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस बराबर हैं, तो कैसा फलन हुआ? मैनी वन। क्लियर है? दो लोग बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस बराबर हैं। और सही बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे गणित समझ लो। यदि अलग अलग से रिलेशन है तो 1 1, अगर दो या दो से ज्यादा का सेम रिलेशन है इसका मतलब मैनी वन। ठीक है, अगर दो लोग अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस सेम आ रही है तो इसका मतलब मैनी वन। x1 का कनेक्शन भी y1 से, x2 का कनेक्शन भी y1 से, तो मैनी वन। और दो लोग अगर अलग अलग हैं और उनकी इमेजेस भी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब 1। क्लियर है? तो 1 1 और मैनी वन का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? मैनी वन में कुछ लिखना चाहे तो मैं एक बार बोल देता हूं, आप सुन लो, फिर आप अपने हिसाब से लिख लेना कि यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है, यदि कोई फलन f a से b में इस प्रकार से परिभाषित है कि a के दो या दो से अधिक अवयवों का, a के दो या दो से अधिक अवयवों का b में समान संबंध है, a के दो या दो से अधिक अवयवों का b में समान संबंध है, तो उसे हम बहुएकीकी फलन कहते हैं। क्लियर? तो बहुएकीकी फलन की डेफिनेशन क्लियर है? बिल्कुल है सर। चलिए, तो एकेकी आई थिंक क्लियर है, बहुएकीकी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं छोटा सा ले लेता हूं उसमें समझाने के लिए कि एक फंक्शन मेरा r से लेकर r तक जा रहा है, fx बराबर 2x + 3। आगे आपने मुझसे पूछा कि सर बताओ ये एकेकी है बहुएकीकी है, तो ठीक है ना, हमने क्या बोला था भाई, हम चेक कर लेते हैं। हम क्या चेक करते हैं? हम मान लेते हैं कि fx1 और fx2 बराबर है। ठीक है, अगर fx1 बराबर fx2 लेकर चलने पर x1 बराबर x2 आ गया तो एकेकी, और x1 x2 के बराबर नहीं आया तो बहुएकीकी। अगर fx1 बराबर fx2 लेकर चलने पर x1 बराबर x2 नहीं आया तो बहुएकीकी, और x1 बराबर x2 आ गया तो एकेकी। क्लियर? तो fx1 fx2 के बराबर है, कर लिया। तो fx1 कितना होगा बेटा? 2x1 + 3 बराबर आएगा 2x2 + 3, 3 से 3 कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, आया कि नहीं आया? ये लेके चले थे और ये आ गया, इसका मतलब फलन कैसा है? 1 1। फलन कैसा है? 1 1। क्लियर? ठीक। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ये आ जाता, मान लेते हैं क्वेश्चन ये आ जाता
एफ आर से लेकर आर तक एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आ गया क्लियर। अच्छा अब आप क्या करोगे, सेम पहले मानोगे, क्या मानोगे आप मानोगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, जो कि हमेशा की तरह हम लेके चलते हैं। चलिए हमने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर आया। तो यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर जीरो आया। तो यहाँ से एक्स वन बराबर पता है क्या आया, प्लस माइनस एक्स टू आया। अब गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ क्या हुई कि अगर x1 बराबर x2 आता, केवल और केवल यही आता, तो फलन एक ही होता। अगर fx1 बराबर fx2 लेकर चलने पर केवल और केवल x1 बराबर x2 आता है तो फलन एक ही होगा। और अगर x1 बराबर x2 के अलावा कुछ और भी आ गया तो फलन कैसा होगा, बहु एक ही। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैनी वन। कैसा होगा, मैनी वन। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, आच्छादक और अंतरक्षेपी। किसकी बात करेंगे, आच्छादक और अंतरक्षेपी। ठीक है, आच्छादक का मतलब हो गया ऑन टू फंक्शन और अंतरक्षेपी का मतलब हो गया इनटू फंक्शन। ओके, आच्छादक का मतलब हो गया ऑन टू फंक्शन और अंतरक्षेपी का मतलब हो गया इनटू फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं आच्छादक और अंतरक्षेपी यानी ऑन टू इनटू। अच्छा, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव। क्लियर। तो आच्छादक को ऑन टू बोलते हैं, मैं ऑन टू ही बोलूंगा जनरली। जैसे अब एक एक को मैं वन वन बोलूंगा, है ना, और बहु एक को मैं नहीं वन बोलूंगा। ठीक है, तो आच्छादक में मैं ऑन टू बोलूंगा और अंतरक्षेपी को मैं इनटू बोलूंगा। तो आप भी आदत में डालें, कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, आच्छादक क्या होता है, अंतरक्षेपी क्या होता है ना। अच्छा, एक चीज मैं लिखवाना भूल गया आपको, जब मैं एक एक और बहु एक यानी वन वन और मैनी वन बता रहा था, तो वहां पर एक चीज लिख लेना छोटी सी। जहां पर मैंने वन वन और मैनी वन बताया आपको, वहां पे लिख लेना कि टोटल फलन जो होंगे उसमें दो ही तरह के फलन आएंगे, एक एक ही आएगा और बहु एक ही आएगा, यानी वन वन आएगा प्लस मैनी वन आएगा। ठीक है, और जितने फलन एक एक ही होंगे उसके अलावा बचे हुए बहु एक ही होंगे, दैट्स ऑल। ठीक है ना, तो टोटल फलन क्या बनेंगे, एक एक ही प्लस बहु एक ही बनेंगे। जितने फलन एक एक ही होंगे उसके अलावा जितने बचेंगे वो बहु एक ही होंगे। ठीक है, अब आ जाइए ऑन टू और इनटू पर। देखो थ्योरी समझना अच्छे से, थ्योरी क्या है देखो। मान लेते हैं मेरा फंक्शन जा रहा है ए से बी। ठीक है, जा रहा है, ओके, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, बिल्कुल ठीक है सर, है ना। तो अभी क्या हुआ, है ना, ये आपको दिख रहा होगा सिचुएशन मेरे पास है, ये मेरा फलन ए से बी जा रहा है। ओके, ये मेरा फलन ए से बी जा रहा है। जब मैं आपको शुरुआत में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो प्रांत होता है और जहां पर खत्म करते हैं वो सहप्रांत होता है। ये आपको मैंने शुरू में लिखवाया है, एक डोमेन है, एक कोडोमेन है, राइट। अगर कोई फंक्शन ए से बी जा रहा है तो अब सारी बात बी पर होगी। जब हम वन वन मैनी वन बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे ए के अवयवों को देखो कि ए के अलग अलग का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं ऑन टू इनटू की बात करता हूं तो बी को देखो, आप बी के अवयवों की बात करो। अगर बी में कोई अवयव खाली नहीं है, रिपीट, अगर बी में कोई अवयव खाली नहीं है यानी बी के हर अवयव का प्री इमेज है, बी में कोई अवयव खाली नहीं है यानी बी के हर अवयव की प्री इमेज है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। फंक्शन ऑन टू होने का मतलब है अगर बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, पीछे उसका कनेक्शन है, या फिर ऐसे बोलिए कि जो सहप्रांत है वही उसका परिसर है। ठीक है, यानी जो उसका सहप्रांत है यानी कोडोमेन है वही उसका क्या है, परिसर है। रेंज बराबर कोडोमेन, अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। क्लियर, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब उसकी रेंज उसके कोडोमेन के बराबर होगी। रेंज निकालना हम सीख कर आए हैं और कोडोमेन वो देगा आपको, तो लफड़ा ही नहीं है भाई, रेंज आप निकाल लेना, कोडोमेन वो दे देगा, दोनों बराबर आ गए तो ऑन टू। क्लियर, समझ आ गया। अच्छा, इनटू में क्या होगा, अगर कोई फंक्शन ए से भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये डी ई एफ और ये जी है, ऐसे मानते हैं ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये से फंक्शन है, आ गया। अब यहाँ पर क्या है, आप सेपरांत देखो क्या है, यहाँ पर अगर आप सेपरांत देखोगे तो वो है डी ई एफ। ओके, ठीक है सर। अगर आप रेंज देखोगे, परिसर देखोगे, रेंज, तो वो है डी ई। तो अगर आप सेपरांत देखोगे तो डी ई एफ है, ओके, रेंज देखोगे तो डी और ई है। तो सेपरांत परिसर के बराबर नहीं है, और अगर सेपरांत परिसर के बराबर नहीं है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन कैसा है, इनटू। ओके, तो इनटू में क्या मतलब समझ में आ गया। इनटू का क्या मतलब है, इनटू का मतलब है अगर कोई फलन ए से बी जा रहा है
तो बी के एक या एक से अधिक अवयव का, बी के एक या एक से अधिक अवयव की प्री इमेज नहीं है, बी के एक या एक से अधिक अवयव की प्री इमेज नहीं है, तो उसे हम अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो, अपने हिसाब से लिख लेना। यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है, यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है तथा b के प्रत्येक अवयव की, b के प्रत्येक अवयव की a में प्री इमेज शामिल है, अगर b के प्रत्येक अवयव की a में प्री इमेज प्रेजेंट है तो उसे आच्छादक कहते हैं। और यदि b के एक या एक से अधिक अवयव की, यदि b के एक या एक से अधिक अवयव की प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है तो उसे अंतरक्षेपी कहते हैं। मैं सीधा सीधा जानता हूं, अगर रेंज बराबर कोडोमेन आ गई, सह प्रांत बराबर परिसर आ गया, दैट्स ऑल ऑन टू, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आई, दैट्स ऑल इन टू, खत्म। तो रेंज मैं निकालूंगा, कोडोमेन वो देगा, अगर दोनों बराबर आए तो ऑन टू, नहीं आए तो इन टू। क्लियर? वापस यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना कि जो टोटल फलन होंगे वो किसके बराबर होंगे, टोटल फलन बराबर होंगे भैया ऑन टू प्लस इन टू, यानी जो फलन आच्छादक होंगे वो अंतरक्षेपी नहीं होंगे, जो अंतरक्षेपी होंगे वो आच्छादक नहीं होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी सी चीज, वो क्या है, नोट में सेकंड पॉइंट, अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है, अगर कोई फलन एकेकी प्लस आच्छादक दोनों है तो उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, सारे बच्चे लिख लें। यदि कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, जैसे ये फलन देखो, अब ये ABC है, बिल्कुल है, ये DE है, बिल्कुल है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट और ये इससे कनेक्ट है, बिल्कुल है सर। अब आप देखो उसको आराम से, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा कि ये फलन एकेकी भी है क्योंकि अलग अलग का अलग अलग कनेक्शन है, और दूसरी बात ये ऑन टू भी है क्योंकि सहप्रांत परिसर के बराबर है। तो ये फलन जैसा हुआ, ये एकेकी भी है, बिल्कुल है सर, ये आच्छादक भी है, बिल्कुल है सर, इसको हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव है। ये क्या है? ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हैं तो उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, है ना। इसमें किसी बच्चे को अगर डाउट हो, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, लगे हाथ, ABC है, बिल्कुल ठीक, ये आपका D, E, F और G है। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम ये एकेकी है प्लस ये अंतरक्षेपी है, ये एकेकी भी और अंतरक्षेपी भी। आगे समझे? तो ये एकेकी प्लस अंतरक्षेपी है, राइट, ये आ जाए। ओके, देखिए अब बात करते हैं आगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, थ्योरी से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो फिर तो काम ही खत्म हो जाता है, और थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है। जैसे मैंने आपको खूब ढंग से समझाया, बेटा आच्छादक ही होता है, अंतरक्षेपी होता है, एकेकी होता है, बहु एकेकी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन क्वेश्चन जो होगा थ्योरी से नहीं होगा, तो उसकी कुछ अप्रोच हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो अप्रोचेस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1-1 मैनी 1 की। 1-1 मैनी 1 को कैसे देखते हैं, उसकी अप्रोच क्या है, पहले वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसकी मतलब जितनी भी अप्रोच है। और ऑन टू इनटू की तो कोई अप्रोच है ही नहीं, क्योंकि ऑन टू इनटू के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ रेंज निकालनी है। अगर आपकी रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो स्टोरी खत्म, नहीं आए तो आपको पता ही क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी मैं बात कर रहा हूँ मेथड नंबर फर्स्ट। तो हमारी हेडिंग पता है क्या है, एकेकी ऑब्लिक बहु एकेकी की जांच करने के मेथड्स, मेथड्स टू सॉल्व 1-1 और मैनी 1, मेथड्स टू सॉल्व 1-1 और मैनी 1। क्लियर है? 1-1 मैनी 1 को सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं? क्लियर है? हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है 1-1 और मैनी 1 को सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहला आता है ग्राफिकल अप्रोच। जिन लोगों को ग्राफ आता है ना, उनके लिए बेस्ट अप्रोच है। अगर मुझे ग्राफ आता है ना तो मेरे लिए बेस्ट अप्रोच है, ग्राफिकल मेथड बेस्ट। क्लियर? कैसे? आप मान लेते हैं आपने ग्राफ बना लिया, ओके, और एक ग्राफ आपने ये बना लिया, ठीक है, ये ग्राफ बन गया ग्राफ, ठीक। मेरे सामने दो ग्राफ प्रेजेंट है ना, है कि नहीं? मेरे सामने दो ग्राफ है, एक ग्राफ मेरे सामने ये है और एक ग्राफ मेरे सामने ये है, ठीक है। अब आपने मुझसे पूछा कि सर कैसे पता चलेगा कि 1-1 है या मैनी 1 है। तो आपको क्या करना है, 1-1 या मैनी 1 चेक करने के लिए अच्छे से समझ लो, अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। 1-1 या मैनी 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। एक्स अक्ष पर भी खींच सकते हैं और एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। थोड़ी टेढ़ी हो गई रेखा, है ना, थोड़ा ग्राफ सही बना देता हूँ,
आपको और पिक्चर क्लियर नजर आएगी, है ना, क्योंकि आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। ये लीजिए, ये ग्राफ ऐसा है। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल मैं आपको बता दूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, चेक करो कि 1 1 है कि मैनी 1 है। मेरे पास क्वेश्चन आया कि चेक करो कि 1 1 है कि मैनी 1 है। तो चेक करने के लिए 1 1 है या मैनी 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ करेंगे। हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। ओके, एक्स अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। एक्स अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो रेखा उस कर्व को कितनी जगह कट कर रही है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो रेखा उस कर्व को कितनी जगह कट कर रही है। यदि ये रेखा दिए गए कर्व को कितनी जगह कट कर रही है, 3 जगह कट कर रही है। इसका मतलब समझे, 3 जगह कट करने का मतलब है कि 3 का संबंध 1 से है, यानी x1 का संबंध भी, x2 का संबंध भी और x3 का संबंध भी, सबका संबंध किससे है, y1 से है। तो यदि ये रेखा दिए गए वक्र को, दिए गए कर्व को अगर 1 से ज्यादा बिंदुओं पर काटेगी, इसका मतलब फंक्शन मैनी 1 है। क्यों? अगर ये 3 जगह काट रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x1 का संबंध भी y1 से है, x2 का संबंध भी y1 से और x3 का संबंध भी y1 से है। और अगर ये 3 जगह काट रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मैनी 1। क्लियर? और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये यहां पर एक ही जगह काट रही है, और अगर एक ही जगह काट रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये 1 1 है। आगे समझ में श्योर है? आपको गणित समझ में आ गया भी मेरी गणित क्या है, क्लियर है, समझ में आ गया क्या करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा सुनो, ठीक है। फिर मैं लिखवाऊंगा भी कि जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन 1 1 या मैनी 1 का है तो बेटा पहले ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचना, एक्स अक्ष पर भी खींच सकते हो। यदि ये रेखा दिए गए कर्व को 1 से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है, इसका क्या मतलब है, अगर ये रेखा 3 जगह काट रही है, इसका मतलब x1 x2 x3 तीनों का कनेक्शन y1 से है, इसका मतलब ये मैनी 1 है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये रेखा केवल एक ही जगह काट रही है, इसका मतलब x1 का संबंध केवल y1 से है। ठीक, तो फंडा क्या है, लिख लेते हैं, लिखिए लिखिए। एक एक की बहु एक एक की जांच करने के लिए, एक एक की बहु एक एक की जांच करने के लिए, एक एक की बहु एक एक की जांच करने के लिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर भी खींच सकते हैं। एक्स एक एक की बहु एक एक की जांच करने के लिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। एक एक की बहु एक एक की जांच करने के लिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यदि ये रेखा दिए गए वक्र को, यदि ये रेखा दिए गए वक्र को, यदि ये रेखा दिए गए वक्र को, यदि ये रेखा दिए गए वक्र को केवल एक बिंदु पर काटती है, यदि ये रेखा दिए गए वक्र को केवल एक बिंदु पर काटती है तो वह एक एक ही फलन होगा। यदि वह रेखा दिए गए वक्र को केवल एक बिंदु पर काटती है तो वह एक एक ही फलन होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि ये रेखा दिए गए वक्र को, यदि ये रेखा दिए गए वक्र को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है, यदि रेखा दिए गए वक्र को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है, यदि रेखा दिए गए वक्र को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है तो फलन बहु एक एक ही होगा। यदि ये रेखा दिए गए वक्र को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है तो फलन बहु एक एक ही होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट आप जानते हो चमत्कारी होता ही है ना। वो भाई साहब घर गया, उसने मेरी बात पढ़ी, बोला यार सर ने बोला था, क्या बोला था सर ने? सर ने बोला था बेटा एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो और कट देख लेना, अगर एक कट आ जाए तो बेटा एक एक ही, और एक से ज्यादा है तो बहु एक एक ही, तो आओ रेखा खींचे। तो उसने रेखा यहाँ खींच दी। सर की तो बात गलत हो गई, यहाँ तो एक एक ही आ रहा है। तो जो चमत्कारी लोग हैं उनको बता दूं मैं, पूरे ग्राफ के, मान लो मेरा ग्राफ इतना सा है, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, क्लियर? किसी ने बोला सर यहाँ खींच लेते हैं, सर एक एक ही, यहाँ खींच लेते हैं एक एक ही, यहाँ खींच लेते हैं एक ही। अरे चमत्कारी, बस सीधा यहाँ खींचना, 2 पॉइंट मिल गए, खत्म, दैट्स ऑल, फिनिश। पूरे ग्राफ के कहीं भी हिस्से में, किसी भी हिस्से में अगर रेखा खींचने पर दो या 2 से ज्यादा कट मिल गए, इसका मतलब फलन बहु एक ही है। ठीक, तो जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं ध्यान रखें भाई, चमत्कारी लोग कि सर मैंने यहाँ खींचा सर एक आया, सर यहाँ खींचा एक आया, सर यहाँ खींचा तो एक आया। अबे चमत्कारी यहाँ खींचना, खत्म, स्टोरी इज ओवर। ठीक, ये है ग्राफिकल मेथड, राइट? तो चलिए ग्राफिकल पे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे अभी, बाकी फिर हम नेक्स्ट वन पे देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एफ आर से लेकर आर तक एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया।
एफ आर से लेकर आर तक एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आपने इसका ग्राफ बनाया, बिल्कुल बना लिया सर, बना लिया ग्राफ, बन गया सबका, ठीक है। चलिए कैसा है, 1 1 है कि मैनी 1 है, मैनी 1 बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा इसकी रेंज बताओ कितनी है, रेंज इसकी रेंज कितनी है, 0 से अनंत, रेंज कितनी है 0 से अनंत, ठीक। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 से अनंत, तो इसकी रेंज आ गई 0 से अनंत, ओके। तो इसकी रेंज कितनी है 0 से अनंत, आगे। और रेंज अगर 0 से अनंत है तो सहप्रांत के बराबर नहीं है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ये चीज प्रांत होती है और ये चीज सहप्रांत होती है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। इसकी रेंज आ रही है 0 से अनंत, जो कि सहप्रांत के बराबर नहीं है, क्योंकि सहप्रांत तो आर है ना, सहप्रांत कितना है आर, ठीक है। कोडोमेन कितना है आर, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो फंक्शन कैसा हुआ इनटू, कैसा हुआ इनटू, मेनी 1 इनटू, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा हुआ इनटू, क्लियर। नेक्स्ट, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया एफ आर प्लस से लेकर आर तक एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ओके। अब जो बच्चा चमत्कारी होगा ना, वो क्या करेगा, वो क्या करता है, चमत्कारी चमत्कारी रहता है ना यार, वो क्या करेगा, आओ एक्स स्क्वायर बनाए, तो वो पूरा एक्स स्क्वायर बना देगा, बना लिया। अरे भैया प्रांत तो देख ले, इसका प्रांत कितना है, इसका प्रांत आर प्लस है, कितना है इसका प्रांत, इसका प्रांत आर प्लस है, यानी तेरा जो ग्राफ बनेगा वो 0 के जस्ट आगे से बनेगा। 0 लाइन को भी टच मत कराना, पोल बना रहा हूं यहाँ पर, 0 लाइन को भी टच मत कराना, ये ग्राफ बनेगा तेरा, क्लियर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है ना पर्सनली, बच्चा क्या करता है यार एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर तो मुझे आता है, अरे आता है, दुनिया में सबको आता है एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है कि आपको बनाना कब है, इसका प्रांत आर प्लस है भाई, आर प्लस है मतलब 0 के आगे बनाना है, तो ये ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ आपने जब बनाया, ये ग्राफ दिख रहा होगा कैसा है, 1 1 है कि मैनी 1 है, ये 1 1 है। तो थोड़ी देर पहले यही ग्राफ मैनी 1 था प्रांत की वजह से, और यही ग्राफ अब 1 1 हो गया प्रांत की वजह से, क्लियर। हाँ, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी 0 से अनंत ओपन, जो कि सहप्रांत के बराबर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ऑन टू के इनटू इनटू, लेकिन इसमें आंसर 1 1 इनटू आएगा। तो यहां पर एक नोट डाल के लिख लीजिए, आप नोट डाल के लिख लें, जरूर 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 नोट डाल के लिख लीजिए, सारे बच्चे लिख लीजिए। किसी भी फलन में एक एक की बहु एक एक की जांच करते समय, किसी भी फलन में एक एक की बहु एक एक की जांच करते समय प्रांत जरूर देखें। किसी भी फलन में एक एक की बहु एक एक की जांच करते समय प्रांत जरूर देखें, क्लियर। किसी भी फलन में एक एक की बहु एक एक की जांच करते समय प्रांत जरूर देखें, ओके। किसी भी फलन में एक एक की बहु एक एक की जांच करते समय प्रांत जरूर देखें, श्योर, ओके। बिना प्रांत के आगे मत बढ़ जाना। पता चला कि भैया बनाए जा रहे हैं सर, ये तो मुझे आता है, बेटा आने से मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रांत है उसके अंदर बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एफ 0 से पाई -1 से 1 एफ एक्स बराबर साइन एक्स। सही बताऊं बहुत छोटा एग्जांपल है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, साइन एक्स देखते कूद पड़ेगा, साइन एक्स देखते कूद पड़ा, बनाया जा रहा है, रुक जा ना, प्रांत तो देख, प्रांत कितना है, प्रांत इसका 0 से पाई है और इसका प्रांत 0 से पाई है, तो केवल और केवल बेटा ग्राफ जो बनेगा ना तेरा, वो ग्राफ इतना सा बनेगा। साइन बना, साइन देखते बच्चा कूद पड़ता है, अरे रुक जा, रुक ही नहीं रहा भाई, अरे 0 से पाई बनाना है भाई, इतना सही बनेगा। क्या ये मैनी 1 है, यस ये मैनी 1 है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साइन एक्स को देखते ही बच्चे के दिमाग में पहले ख्याल क्या आता है, सर -1 से 1, प्रांत के हिसाब से डिसाइड होगा भाई प्रांत क्या है। तो ये ग्राफ तो नीचे गया ही नहीं ना, क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे गया, नहीं गया, और चूंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे नहीं गया, तो इसकी जो रेंज है वो केवल और केवल 0 से 1 है, जो कि सहप्रांत के बराबर नहीं है, क्योंकि सहप्रांत आपका -1 से 1 है, कोडोमेन आपका -1 से 1 है, क्लियर है। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑन टू के इंचो, ठीक है, आंसर आ गया। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, f -1 से 1 एफ एक्स बराबर साइन पाई एक्स बाई 2, f -1 से 1 टेंडिंग टू -1 से 1 एफ एक्स बराबर साइन पाई एक्स बाई 2। चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसका, बना ले ग्राफ, ओके। सबसे पहले काम करो, सारे बच्चे साइन का ग्राफ बना लो, सारे बच्चे क्या करेंगे, साइन का ग्राफ बना लो, बना लेंगे। सारे बच्चे किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ बना लेंगे। सारे बच्चे किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन का, बना लिया। चलिए अब आगे क्या करना है,
अब आगे सुनो, अब नई चीज सिखा रहा हूँ। जैसे साइन पाई एक्स बाई 2 बनाना है, क्या बनाना है? साइन पाई एक्स बाई 2। पहले साइन एक्स बना लेना, बना लेगा सर? बना लिया मैंने तो साइन एक्स। अब आगे बताओ सर। तो साइन एक्स बनाने के बाद हर एंगल को पाई बाई 2 से भाग दे दे, डिवाइड कर दे। ईच एंगल इज डिवाइड बाय पाई बाई 2। हर एंगल को पाई बाई 2 से डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड कर दे? पाई बाई 2 से। हर एंगल को पाई बाई 2 से डिवाइड कर दे, हर एंगल को पाई बाई 2 से डिवाइड कर दे। तो इसको पाई बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1। इसको पाई बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? -1। इसको पाई बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2। इसको डिवाइड करूंगा तो -2 आएगा। ठीक है, जब भी साइन पाई एक्स बाई 2, कल को साइन पाई एक्स बनाना है तो क्या करूंगा सर? हर एंगल को पाई से डिवाइड कर देना। सर साइन 2x बनाऊंगा तो क्या करना है सर? हर एंगल को 2 से डिवाइड कर देना। ग्राफ वही रहेगा, सिर्फ एंगल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को बनाना था -1 से 1। किसमें बनाना था? -1 से 1। तो मेरा ग्राफ जो बनेगा, बेटा -1 से 1 में बनाना, तो हटा दे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हटा दे बेटा, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ये ग्राफ बना दे ऐसे। ये ग्राफ बनेगा आपका, क्लियर है? तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है आपको? तो मेरा फाइनल ग्राफ जो होगा वो आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो फाइनल ग्राफ है वो ये है। ठीक, क्वेश्चन है क्या ये 1 1 है? तो यस, ये 1 1 है, क्योंकि एक ही जगह कट करेगा। क्या ये ऑन टू है? यस ऑन टू है, क्योंकि इसकी रेंज -1 से 1 है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज -1 से 1 है, जो कि सहप्रांत के बराबर है, तो ऑन टू है कि इन टू है? ऑन टू। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है। कैसा है ये? बाइजेक्टिव है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बाइजेक्टिव है। और देखिए कुछ क्वेश्चंस, एफ आर से लेकर आर तक, एफ एक्स बराबर x -1, x -2, x -3। ओके, याद आ गया? अच्छा, ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। ओके, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, पता चलेगा होगा। इसका ग्राफ याद है? काम चलाओ अप्रोच, याद आ गई होगी? याद आ गई? साइन डायग्राम वाली अप्रोच। प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। याद आ गया? चलो सर, ये बताइए इसके आगे वापस वही कहानी। क्या करेंगे? एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, खींच ली? बताओ कितनी जगह कट कर रही है? ये एक से ज्यादा जगह कट कर रही है। 1 2 3 जगह कट कर रही है। कैसा हुआ? 1 1 की मैनी 1? मैनी 1। ठीक है, अच्छा ऊपर कहाँ जा रहा है? अनंत। नीचे कहाँ जा रहा है? माइनस अनंत। माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो बताओ रेंज कितनी हो गई? इसकी रेंज हो गई R। क्या ये कोडोमेन के बराबर है? यस, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इसका कोडोमेन R है। तो बताओ ऑन टू की इनटू ऑन टू। तो ये मैनी 1 ऑन टू का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मैनी 1 ऑन टू का। क्लियर? और देखिए एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत हैं। ग्राफिकल तो हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं। ये तो एंडलेस एक्चुअली है ना, एंडलेस गड्ढा है। आप जितने चाहें एग्जाम्पल उतने लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। राइट, और देखते हैं अपन एग्जाम्पल। जैसे एफ आर से लेकर आर तक, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर। आ गया? ओके, इसका ग्राफ मैं सिखा चुका हूँ। अंडर एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? मॉड एक्स। अंडर एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं? मॉड एक्स। ओके, आपको ये भी याद होगा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो ये 2x आया था और x लेस देन 0 पर 0 आया था। ओके, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा ले रहा हूँ एग्जांपल, कोई बात नहीं। कि x ग्रेटर देन 0 पर ये x प्लस x 2x हो जाएगा और लेस देन 0 पर ये 0 हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्राफ कैसे बनाएंगे? मैं ग्राफ बना लेता हूँ, बना लूँ ग्राफ। x ग्रेटर देन 0 है, ये x लेस देन 0 है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये 2x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये 2x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये 2x है, ठीक है। और लेस देन 0 पर ये 0 है, लेस देन 0 पर ये 0 है। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर 2x है और लेस देन 0 पर 0 है। आ गया? चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि सर ये बताओ 1 1 है कि मैनी 1 है, तो बताओ क्या होगा? ठीक है, अब कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। मैंने एग्जांपल लिया इसीलिए, ठीक है। एग्जांपल ले लिया, बच्चा बोलता है सर एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, एक ही कटा रहा है सर। मैंने बोला था एक्स अक्ष पर भी खींच सकते हैं बेटा, और अगर तू एक्स अक्ष पर खींचेगा तो अनंत कटाएंगे। कितने आएंगे? अनंत। कैसे? लेस देन 0 पर कहीं भी चला जा, चाहे -1 ले ले तो भी 0 आएगा, -2 ले ले तो भी 0 आएगा, -3 ले ले तो भी 0 आएगा, हर पॉइंट पर 0 आएगा। तो इस पूरी लाइन पर कहीं भी चला जा, हर जगह 0 आएगा।
कितनों का कनेक्शन जीरो से है, और कितनों का कनेक्शन जीरो है तो कैसा हुआ, मैनी वन। दूसरी बात, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है बेटा जीरो से अनंत, कितनी है, जीरो से अनंत, इसकी रेंज है जीरो से अनंत। क्या ये रेंज कोडोमेन के बराबर है, नहीं है। ऑन टू के इंटू, इंटू के ऑन टू, इंटू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम, इंटू। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आने लगा होगा कि चीजें हमें कैसे डील करनी है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। इसमें मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ लास्ट, बाकी हम नेक्स्ट दिन पे देखेंगे। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स सिग्नम एक्स, मॉड एक्स सिग्नम एक्स। ओके, बना लें इसको, स्टार्ट करें। चलिए, सबको याद है क्या है, x ग्रेटर देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर ये x बनेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1। x इक्वल्स टू 0 पर ये 0 बनेगा, ये भी 0। और x लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर ये माइनस x बनेगा और ये बनेगा -1। क्लियर? तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। क्लियर? तो क्या मैं इस फंक्शन को x लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पर x, लेस देन 0 पर भी x, और 0 पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो पता है क्या बन गया, ये बन गया एफ एक्स बराबर x। बन गया। कैसा है ये, 1 1 है कि मैनी 1 है, 1 1 है। कैसा है ये, 1 1 है। इसकी रेंज कितनी आएगी, r। कितनी आएगी, r। इसकी रेंज कितनी आएगी, r। क्या ये सेपरान के बराबर है, यस है। ऑन टू की इंटू ऑन टू। मेरे ख्याल से बहुत है इतने क्वेश्चंस, अगर हम देखें तो, है ना। इतने क्वेश्चंस में आपको समझ में आने लगा होगा कि भी हमें कैसे करना है। श्योर है? चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए देता हूँ, आप ट्राई करके लाइएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, तो सारे बच्चे ट्राई करके लाइएगा किस तरह से इनको करना है सॉल्व, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, एफ आर से लेकर आर तक एफ एक्स बराबर e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये जरूर ट्राई कर लें आप लोग। एफ आर से लेकर आर तक एफ एक्स बराबर e की पावर x, क्या लिखा हुआ है, एफ आर से लेकर आता है एफ एक्स बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस मॉड x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर मॉड x। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने। ओके, चलिए, तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं यहाँ पर, है ना। आज के लेक्चर को अगर मैं रिव्यू करूँ तो मैंने आपको क्या सिखाया, आज मैंने आपको इक्वल फंक्शन सिखाया। इक्वल फंक्शन क्या होता है, जिनके दो फलन इक्वल कब कहलाते हैं, जब उनके प्रांत बराबर हो, उनके पैसे बराबर हो और हर पॉइंट पर वैल्यू बराबर हो। डोमेन के हर पॉइंट पर वैल्यू बराबर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, इसके अलावा बताया 1 1 क्या होता है, मैनी 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। और 1 1 मैनी 1 की मैंने एक अप्रोच सिखाई आपको ग्राफिकल। ठीक है, ऑन टू इनटू क्या होता है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो ऑन टू, नहीं है तो इनटू। 1 1 मैनी 1 का क्या मतलब है, दो लोगों के सेम कनेक्शन है तो मैनी 1, अगर अलग अलग कनेक्शन है तो 1 1। ठीक है, उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन रेंज के कराए थे। रेंज में मैंने आपको जो एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन कराए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री कुछ बचे हुए थे वो क्वेश्चन कराए। तो काफी क्वेश्चन हमने रेंज में भी किए, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, इसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।